मार्केट में चाहिए आपको चौथी कक्षा में मिलता है। ये अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर पीटर लिंच का मानना है। पीटर लिंच द्वारा लिखित ये बुक मेरी अब तक की पढ़ी गई सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट बुक है। पीटर लिंच का मानना है कि कोई आश्चर्य नहीं कि लोग रियल एस्टेट मार्केट में पैसा कमाते हैं और शेयर बाजार में पैसा खो देते हैं। उसका रीजन ये है कि वे महीनों अपना घर चुनते हैं और मिनट में अपना स्टॉक चुनते हैं। वास्तव में वे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की खरीदारी की तुलना में एक अच्छे माइक्रोवेव ओवन की खरीदारी में अधिक समय लगाते हैं। इसलिए हमें ध्यान से अपने स्टॉक्स को चुनना चाहिए। यही नहीं, इस किताब में वो हर इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे कि एक एवरेज इन्वेस्टर्स जो जानते हैं उसका उपयोग करके एक्सपर्ट्स के बराबर या यूं कहें कि शेयर मार्केट के पुराने खिलाड़ियों से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि समरी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारियां पीटर लिंच ने शेयर की हैं। इस समरी में 3 सेक्शंस हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि एक इन्वेस्टर का माइंड कैसे डेवलप होता है। दूसरे सेक्शन में स्टॉक लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया गया है और तीसरे सेक्शन में इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म सोच के बारे में बताया गया है। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हो, यह आपके लिए एक जरूरी किताब है। पीटर लिंच 1977 और 1990 के बीच फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में मैगलन फंड के मैनेजर थे। उनका एवरेज एनुअल रिटर्न 29.2% था, जिससे ये दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला म्यूचुअल फंड बन गया। इन्वेस्टमेंट पर बेसिक पुस्तक में दिग्गज म्यूचुअल फंड मैनेजर पीटर लिंच बताते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर्स के पास एक्सपर्ट्स की तुलना में क्या क्या फायदे हैं और वे फाइनेंशियल सफलता पाने के लिए इन लाभों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अमेरिका का सबसे सफल मनी मैनेजर बताता है कि एवरेज इन्वेस्टर्स जो जानते हैं उसका उपयोग करके एक्सपर्ट्स को कैसे हरा सकते हैं। लिंच के अनुसार इन्वेस्टमेंट के अवसर हर जगह हैं, सुपरमार्केट से लेकर वर्क प्लेस तक। हम दिन भर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का सामना करते हैं। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली कंपनीज पर ध्यान देकर हम प्रोफेशनल एनालिस्ट द्वारा खोजे जाने से पहले उन कंपनियों को ढूंढ सकते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी। एक स्टॉक पिकर का निर्माण। न केवल 1950 और 1960 के दशक में बल्कि पीटर लिंच के परिवार और रिश्तेदारों में भी शेयर बाजार में अविश्वास एक कॉमन बिहेवियर था। लगभग सभी ने उन्हें शेयर बाजार से दूर रहने की सलाह दी। पीटर को गोल्फ कोर्स में कैडी के रूप में अपनी पहली नौकरी मिली, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट्स और सीईओज को उनके ट्रायम्फेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हुए सुना, जिससे उन्हें अपने परिवार की स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ा। वो सोच में पड़ गए कि क्या वाकई में शेयर बाजार पैसा खोने का स्थान है। उन्होंने पूरे हाई स्कूल और बॉस्टन कॉलेज में कैडी करना जारी रखा, जहां उन्होंने हिस्ट्री, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, रिलीजन और द फिलॉसफी ऑफ द एंशिएंट ग्रीक की पढ़ाई की। पीटर लिंच का मानना है, जैसा कि मैं अब इस पर पीछे मुड़कर देखता हूं, ये स्पष्ट है कि इतिहास और फिलॉसफी की पढ़ाई करना और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करने की तुलना में शेयर बाजार के लिए बेहतर तैयारी थी। पीटर ने 1963 में अपना पहला स्टॉक खरीदा, जो 2 साल से भी कम समय में 5 गुना बढ़ गया, जिसके बाद में उन्हें वॉर्टन में अपने ग्रेजुएशन की फीस भरने में मदद मिली। बोस्टन में अपने सीनियर ईयर के दौरान उन्हें फिडेलिटी में समर इंटर्नशिप मिली, जो उस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इन्वेस्टमेंट हाउस था। उन्हें रेगुलर एनालिस्ट की तरह ही रिसर्च करने और रिपोर्ट लिखने और कंपनियों का दौरा करने के लिए रखा गया था। तो कुछ इस तरह से स्टॉक पिकर्स का निर्माण होता है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स की। इसमें पीटर लिंच ने साफ तौर पर बताया है कि मैं जिन शेयरों को खरीदने की कोशिश करता हूं वे ही स्टॉक हैं जिन्हें ट्रेडिशनल फंड मैनेजर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं एक एमेचर की तरह सोचता हूं, मतलब एक एवरेज इन्वेस्टर की तरह सोच रखने के कारण सही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स कमाता हूं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स की।
द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स। पीटर लिंच का मानना है, मैं जिन शेयरों को खरीदने की कोशिश करता हूं वे वही स्टॉक हैं जिन्हें ट्रेडिशनल फंड मैनेजर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं एक एमेचर की तरह सोचता रहता हूं। ज्यादातर प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर इंडिविजुअल और अमेचर्स इन्वेस्टर्स की बढ़त है। ज्यादातर मामलों में प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल और फंड मैनेजर को कल्चरल, लीगल और सोशल बैरियर्स की वजह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले रुकना पड़ता है। कई फंड मैनेजर्स को विभिन्न लिखित रूल्स और रेगुलेशंस के कारण रुकना पड़ता है। कुछ बैंक ट्रस्ट विभाग की किसी भी कंपनी, यूनियनों में स्टॉक्स खरीदने की अनुमति नहीं देते। यही नहीं, वे अन्य नॉन ग्रोथ इंडस्ट्रीज या स्पेसिफिक इंडस्ट्री ग्रुप्स जैसे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज या तेल या स्टील में इन्वेस्ट नहीं करने देते। कुछ फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन नियम के साथ और रिस्ट्रिक्टेड हैं। उनके पास $100 मिलियन साइज के नीचे की किसी भी कंपनी के स्टॉक नहीं है। स्टॉक वैल्यू द्वारा बकाया शेयरों की संख्या को मल्टीप्लाई करके साइज मापा जाता है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर फंड मैनेजर और इन्वेस्टर हैं जिनमें जॉन टेम्पल्टन, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच सहित कुछ या बिना किसी प्रतिबंध के कुछ ऐसे हैं जिनका लंबा सफल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। करंट सिस्टम के तहत कई बड़े इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉक वास्तव में आकर्षक नहीं होता जब तक कि उसे व्यापक रूप से ना जाना जाए। जब तक कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसकी सुटेबिलिटी को अप्रूव नहीं किया हो और समान संख्या में सम्मानित वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स ने इसे रिकमेंडेड लिस्ट पे ना रखा हो। उदाहरण के लिए, कई पेंशन फंडों को केवल स्टॉक की प्री अप्रूव्ड लिस्ट के रूप में खरीदने की अनुमति है। अननोन कंपनी पर असामान्य रूप से बड़ा प्रॉफिट कमाने की संभावना और एक स्थापित कंपनी पर केवल एक छोटी राशि खोने के आश्वासन के बीच सामान्य म्यूचुअल फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर या कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा एक स्थापित कंपनी का ही ऑप्शन चुनते हैं। सफलता एक चीज है, लेकिन यह अधिक जरूरी है कि यदि आप असफल होते हैं तो इतना बुरा भी नहीं दिखना चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोफेशनल्स को क्यों हरा सकता है? निश्चित रूप से एमेच्योर वॉल स्ट्रीट की ताकत के खिलाफ खड़ा रह सकता है। क्या वॉल स्ट्रीट में कट्टर आईवी लीग स्कूल्स के एनालिस्ट्स भरे पड़े हैं जो सौदेबाजी के शेयरों को खोजने के लिए हर हफ्ते 80 घंटे काम करते हैं? निश्चित रूप से एमेचर्स के लिए फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? पीटर लिंच के अनुसार ये एजम्पशंस पूरी तरह से गलत है। उल्टा अमेचर्स की तुलना में प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के कई नुकसान हैं। आइए जाने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के कई नुकसानों के बारे में। तो पहला है साइज। एक सफल मनी मैनेजर स्वाभाविक रूप से अधिक कैपिटलिस्ट को आकर्षित करेगा और अधिक कैपिटलिस्ट का मतलब कम अवसर होगा। उदाहरण के लिए, $10 अरब का फंड $10 मिलियन की मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है और यह उम्मीद करता है कि इन्वेस्टमेंट के फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर मीनिंगफुल इंपैक्ट पड़ेगा। मिडियोक्रिटी सबसे सुरक्षित खेल है। वॉल स्ट्रीट पर एक कहावत है कि अगर आप एक अच्छे अमेचर हैं तो आप एक एक्सपर्ट की तरह इनसिक्योर नहीं हैं। कहने का मतलब है कि आईबीएम में अपने क्लाइंट का पैसा खोने की वजह से आप एक एक्सपर्ट की तरह प्रेशर में नहीं होंगे कि इस वजह से कहीं नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए। इसका मतलब यह कि फंड मैनेजर एक झुंड में सिर्फ एक और भेड़ है, उन्हें अपना काम जारी रखना होता है। एक अमेचर की तरह फंड मैनेजर अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। याद रखें कि फंड मैनेजरों का अपना एजेंडा होता है और वे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी नौकरी की गारंटी नहीं होती है। एक्सपर्ट्स को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। फंड मैनेजर अपना लगभग 25% समय विभिन्न स्टॉक होल्डर्स को यह समझाने में लगाते हैं कि उन्होंने कुछ निर्णय क्यों लिए। दुर्भाग्य से स्टॉक इस एक्स्ट्रा प्रयास के लिए अतिरिक्त 25% रिटर्न्स नहीं देने वाले। कैपिटल क्लाइंट्स पर निर्भर करता है। एसेट फंड मैनेजर दूसरे लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह भी है जो यह तय करता है कि मैनेजर के पास उसके निपटान में कितना पैसा है। वे बैड मार्केट्स के दौरान अपना पैसा वापस खींच लेते हैं और उछाल के दौरान इसे और अधिक डालते हैं। बल्कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तरीका ठीक इसके विपरीत होता है। जब मार्केट की हालत खराब हो तो खरीदो
और उछाल में बेचो। ये मैनेजर को निम्नलिखित दुविधा के साथ छोड़ देता है। जब सब कुछ महंगा होता है तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा होता है, और जब सब कुछ सस्ता होता है तो बहुत कम होता है। क्या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास इनमें से कोई नुकसान है? नहीं। अमेचर्स इन्वेस्टर को अक्सर प्रोफेशनल पर एक बड़ा फायदा होता है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या ये जुआ है या कुछ और। दुर्भाग्य से शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी कई लोगों द्वारा जुआ माना जाता है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं और यदि आपके पास स्किल और डेडिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली ये जुआ है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या ये जुआ है या कुछ और। क्या ये जुआ है या कुछ और? पीटर लिंच का मानना है, मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट केवल एक जुआ है जिसमें आप बाधाओं को अपने पक्ष में झुकाने में कामयाब रहे हैं। क्या ये जुआ है या कुछ और? डेब्ट में इन्वेस्टमेंट और शेयरों या कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। बॉन्ड, मनी मार्केट या सीडी, जिसका फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना, डेब्ट के सभी अलग अलग रूप हैं जिसके लिए इंटरेस्ट पे किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ने 5% से कम प्रॉफिट दर्ज किया है। बॉन्ड में आप एक स्पेयर चेंज के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आप इसे वापस पाने के लिए उम्मीद करते हैं, साथ ही इंटरेस्ट भी पाना चाहते हैं। शेयरों में इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से कर्ज में इन्वेस्ट करने की तुलना में अधिक प्रॉफिटेबल है। 1927 के बाद से आम शेयरों ने एवरेज 9.8% प्रति वर्ष की बढ़त दर्ज की है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से असीमित प्रॉफिट होता है क्योंकि आप एक समृद्ध और विस्तारित बिजनेस में भागीदार हैं। बॉन्ड की तुलना में स्टॉक अधिक रिस्क भरा होता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो लिस्ट से गायब हो गई हैं। कंपनी का भाग्य बदल जाता है। इसमें कोई आश्वासन नहीं है कि बड़ी कंपनियां माइनर नहीं बनेंगी। जब आप जल्दबाजी में गलत समय पर भले ही सही स्टॉक खरीदें और वो भी गलत कीमत पर आप उन स्टॉक्स को खरीदें तो आपको भारी नुकसान होगा। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पूरी तरह से रिस्क रहित नहीं है। उदाहरण के लिए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमत घट जाती है। इसलिए आप या तो कम इंटरेस्ट स्वीकार करते हैं या अपने बॉन्ड को अंकित वैल्यू पर पर्याप्त डिस्काउंट पर बेचते हैं। दुर्भाग्य से शेयरों में इन्वेस्ट करना अभी भी कई लोगों द्वारा जुआ माना जाता है। ये जुआ है यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं और यदि आपके पास स्किल और डेडिकेशन नहीं है। मिरर टेस्ट पास करना। पीटर लिंच बताते हैं कि वॉरेन बफेट का मानना है, मैं आपको एक अच्छी खबर बता सकता हूं कि एक ग्रेट इन्वेस्टर होने के लिए आपके पास एक शानदार आईक्यू की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 160 आईक्यू है तो किसी और को 30 अंक बेच दें, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए वो है सही स्वभाव। आपको दूसरों के विचारों या दूसरों की राय से खुद को अलग करने में कैपेबल होना चाहिए। मिरर टेस्ट पास करना। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले 3 इंडिविजुअल मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। पहला, क्या मेरे पास एक घर है? दूसरा, क्या मुझे पैसे की जरूरत है? और तीसरा, क्या मेरे पास पर्सनल क्वालिटीज हैं जो मुझे शेयरों में सफलता दिलाएगी? शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको घर खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए घर खरीदना एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उनके लिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये इन्फ्लेशन में एक अच्छा बचाव है। इसके अलावा ये आपको आपके सर पर एक छत और परमानेंस की भावना देता है जहां आप कई सालों तक रह सकते हैं। दूसरा, क्या मुझे पैसे चाहिए? जो पैसा आप शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वास्तव में सरप्लस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको 2 या 3 वर्षों में किसी एक बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए फीस पे करना है तो उस पैसे को स्टॉक में ना डालें। केवल वही इन्वेस्ट करें जो आप खोने का रिस्क उठा सकते हैं। उस नुकसान के बिना फ्यूचर में आपके डेली लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, क्या मेरे पास सफल होने के लिए पर्सनल क्वालिटीज हैं? आवश्यक क्वालिटीज में पेशेंस, सेल्फ रिलायंस, कॉमन सेंस, पेन के लिए टॉलरेंस, ओपन माइंडनेस, डिटैचमेंट, दृढ़ता, नम्रता, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट रिसर्च करने की इच्छा,
गलतियों को स्वीकार करने की समान इच्छा और अनदेखा करने का पोटेंशियल शामिल है। मानव स्वभाव और अपनी गट फीलिंग का विरोध करने में कैपेबल होना भी जरूरी है। उन चीजों को करने की कोशिश ना करें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, यानी इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म में स्टॉक की कीमतें, मॉनेटरी पॉलिसी इत्यादि। पूर्ण जानकारी के बिना निर्णय लेने में कैपेबल होना जरूरी है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर चीजें लगभग कभी भी क्लियर नहीं होती हैं, या जब वे होती हैं तो उनसे प्रॉफिट हासिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। वैज्ञानिक दिमाग को सभी डेटा जानने की जरूरत यहां विफल होगी। कुछ ने खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माना है, लेकिन केवल अगली बड़ी गिरावट या छोटे प्रॉफिट तक, जिस पॉइंट पर वे जल्दी से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और भारी नुकसान या कभी कभी मामूली प्रॉफिट के लिए बेचते हैं। इस वॉलेटाइल बिजनेस में पैनिक होना आम बात है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या ये एक अच्छा मार्केट है? प्लीज मत पूछो। कंपनियों में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में नहीं। आपको कभी नहीं पूछना चाहिए, क्या ये इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा मार्केट है? क्या ये एक अच्छा मार्केट है? प्लीज मत पूछो। पीटर लिंच का मानना है, मैं मार्केट्स की प्रेडिक्शन करने में विश्वास नहीं करता। मैं ग्रेट कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदने में विश्वास रखता हूं, विशेष रूप से ऐसी कंपनियां जो कम वैल्यूड हैं। सही स्टॉक चुनें और मार्केट खुद का ख्याल रखेगा। क्या ये एक अच्छा मार्केट है? प्लीज मत पूछो। कंपनियों में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में नहीं। आपको कभी नहीं पूछना चाहिए, क्या ये इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा मार्केट है? टेक्निकल एनालिस्ट, गोल्ड एक्सपर्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिस्ट और फोरकास्टर सहित हजारों प्रोफेशनल मार्केट मंदी, उछाल और हलचल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, केंद्रीय बैंक की नीति आदि की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी भी उपयोगी स्थिरता के साथ मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। जाहिर है कि आपको शेयरों में पैसा बनाने के लिए शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करने में कैपेबल होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं कोई पैसा नहीं कमाता। अगर मैं आपको इस एक बात के लिए मना पाया तो मुझे लगेगा कि इस किताब ने अपना काम कर दिया है। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो वॉरेन बफेट पर विश्वास करें। जहां तक मेरा संबंध है, बफेट ने लिखा है, शेयर मार्केट मौजूद नहीं है। यह केवल ये देखने के लिए एक रेफरेंस के रूप में है कि कोई मूर्खतापूर्ण कुछ करने की पेशकश तो नहीं कर रहा है। यह कहना नहीं है कि एक अधिक वैल्यूएबल मार्केट जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कब अधिक वैल्यूएबल है, जब आपको एक ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है जिसकी उचित कीमत है या जो इन्वेस्ट करने के लिए आपके अन्य क्राइटेरिया को पूरा करता हो। द कॉकटेल थ्योरी। यदि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट इकोनॉमीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और प्रोफेशनल फोरकास्टर्स मार्केट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो अमेचर इन्वेस्टर के पास क्या मौका है? आप पहले से ही उत्तर जानते हैं, जो मुझे मार्केट फोरकास्टिंग के अपने कॉकटेल पार्टी सिद्धांत में लाता है, जो कि लिविंग रूम में खड़े होकर निकटतम 10 लोगों ने स्टॉक के बारे में क्या कहा कि किन वजहों से वर्षों में विकसित हुआ है। ऊपर की ओर मार्केट के पहले स्टेज में एक जो कुछ समय से नीचे है और किसी को फिर से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लोग शेयरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अगर वे मुझसे पूछते हैं कि मैं जीने के लिए क्या करता हूं और मैं जवाब देता हूं मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता हूं, तो वे विनम्रता से सिर हिलाते हैं और भटक जाते हैं। यदि वे भटकते नहीं हैं तो वे जल्दी से विषय को सेलेक्टिव खेल, अपकमिंग चुनाव या मौसम में बदल देते हैं। जल्द ही वे पास के एक दंत चिकित्सक से प्लाक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब शेयरों के बारे में इक्विटी म्यूचुअल फंड के मैनेजर के बजाय 10 लोग दंत चिकित्सक से प्लाक के बारे में बात करेंगे तो संभावना है कि मार्केट में तेजी आने वाली है। स्टेज 2 में जब मैंने ये कबूल कर लिया कि मैं जीने के लिए क्या करता हूं, तो नए परिचित थोड़े लंबे समय तक रुकते हैं, शायद ये बताने के लिए कि शेयर मार्केट कितना रिस्क भरा है। इससे पहले कि वे दंत चिकित्सक के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ें, कॉकटेल पार्टी की बात अभी भी शेयरों की तुलना में प्लाक के बारे में अधिक है। मार्केट पहले स्टेज में 15% ऊपर है, लेकिन कुछ ध्यान दे रहे हैं तीसरे स्टेज में मार्केट में पहले स्टेज से 30% की ग्रोथ के साथ। इच्छुक पार्टियों की भीड़ पूरी शाम मेरे चारों ओर दंत चिकित्सक और मंडलियों की उपेक्षा करती है। उत्साही व्यक्तियों का एक उत्तराधिकारी मुझे ये पूछने के लिए एक तरफ ले जाता है कि उन्हें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए।
यहां तक कि एक डेंटिस्ट भी मुझसे पूछ रहा है कि उसे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। पार्टी में हर किसी ने किसी न किसी मुद्दे पर पैसा लगाया है और वे सभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ है। स्टेज 4 में एक बार फिर वे मेरे चारों ओर भीड़ में हैं, लेकिन इस बार मुझे ये बताना है कि मुझे कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए। यहां तक कि दंत चिकित्सक के पास 3 या 4 युक्तियां हैं और अगले कुछ दिनों में मैं अखबार में उनकी सिफारिशों को देखता हूं और वे सभी बढ़ गए हैं। जब पड़ोसी मुझे बताते हैं कि क्या खरीदना है और फिर काश मैंने उनकी सलाह ली होती, तो एक निश्चित संकेत है कि मार्केट शीर्ष पर पहुंच गया है और गिरावट की कगार पर है। इसके साथ आप जो चाहते हैं वो करें, लेकिन मुझसे कॉकटेल पार्टी थ्योरी पर दाव लगाने की उम्मीद ना करें। मैं मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने में विश्वास नहीं करता। मैं ग्रेट कंपनियों में खरीदने में विश्वास करता हूं, खासकर ऐसी कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं या अंडर एप्रिशिएटेड हैं। चाहे डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज 1000 या 2000 या 3000 अंक पर था, आप पिछले 10 वर्षों में A1 प्रोडक्ट्स, बेथलहम स्टील और ज़ेरोक्स के ओनरशिप वाले मैरियट, मर्क या मैकडोनल्ड्स के ओनरशिप वाले होने से भी बेहतर होंगे यदि आप उसी पीरियड में पैसा बॉन्ड या मनी मार्केट फंड में डालते हैं। प्रोफेशनल्स के स्किल और विजडम की वजह को अधिक महत्व न दें। जो आप पहले से जानते हैं उसका लाभ उठाएं। ऐसे अवसरों की तलाश करें जो अभी तक वॉल स्ट्रीट कंपनियों द्वारा खोजे और सर्टिफाइड नहीं किए गए हैं, जो रडार के दायरे से बाहर हैं। स्टॉक में निवेश करने से पहले घर में निवेश करें, कंपनियों में निवेश करें, शेयर मार्केट में नहीं। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव पर ध्यान ना दें। आम शेयरों में बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, सामान्य शेयरों में बड़ा नुकसान हो सकता है। इकोनॉमी की प्रेडिक्शन करना व्यर्थ है। शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन की प्रेडिक्शन करना भी व्यर्थ है। शेयरों से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल और बॉन्ड से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की तुलना में कहीं बेहतर हैं। जिस कंपनी में आप स्टॉक रखते हैं उसके साथ बने रहना एक एंडलेस स्टड पोकर खेलने जैसा है। सामान्य स्टॉक सभी के लिए नहीं है, न ही किसी व्यक्ति के जीवन के सभी फेजेस के लिए। प्रोफेशनल से सालों पहले एवरेज व्यक्ति दिलचस्प लोकल कंपनियों और प्रोडक्ट्स के संपर्क में आता है। बढ़त हासिल करने से आपको शेयरों में पैसा बनाने में मदद मिलेगी। शेयर मार्केट में एक हाथ में चिड़िया होना कई गुना बेहतर है अगर कई चिड़िया डाल पर बैठी हुई हैं तो। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉकिंग द 10 बैगर के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एज का फायदा कैसे उठाया जाए और सबसे प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट कैसे खोजा जाए। स्टॉकिंग द 10 बैगर। पीटर लिंच का मानना है उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें जिनके बारे में आप जानते हैं। विनर चुनना। इस सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि एज का फायदा कैसे उठाया जाए, सबसे प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट को कैसे खोजा जाए, इवैल्यूएट कैसे करें कि आपके पास क्या है और आप प्रत्येक इन्वेस्टमेंट में क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। शेयरों को 6 अलग अलग कैटेगरीज में से परफेक्ट कंपनी की विशेषताएं, इसके अलावा कंपनियों की वो विशेषताएं जिन्हें हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। अर्निंग्स का महत्व किसी भी स्टॉक की अंतिम सफलता या विफलता के लिए पूछने के लिए प्रश्न, ताकि स्टॉक पर रिसर्च कर सकें। एक कंपनी की प्रोग्रेस की निगरानी कैसे करें, फैक्ट्स को कैसे हासिल करें और जरूरी बेंचमार्क को इवैल्यूएट कैसे करें। जरूरी बेंचमार्क जैसे कैश, डेब्ट, प्राइस, अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन, बुक वैल्यू, डिविडेंड आदि। स्टॉकिंग द 10 बैगर। 10 बैगर का पीछा करना। 10 बैगर की तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह आपके घर के करीब है। आपको बस अपनी आंखें और दिमाग को खुला रखने की जरूरत है। आप शॉपिंग मॉल, वर्क प्लेस, मेडिकल टेस्ट, ऑफिस आदि जैसी कई अलग अलग कंपनियों में आते जाते हैं। आपको यह जानने के लिए कोडैक में काम करने की जरूरत नहीं थी कि नई पीढ़ी के सस्ते और उपयोग में आसान हाई गुणवत्ता वाले कैमरे फोटो इंडस्ट्री को बदल देंगे। हो सकता है कि आप स्कूल में काम करते हो और आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जो स्कूल में अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेट कर रही हो और इस तरह सैकड़ों शिक्षकों के कई घंटों की बचत होगी। इस तरह की कंपनी रिसर्च के लायक है। यह जरूरी है कि आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिन्हें आप अच्छी तरह से समझने में कैपेबल हैं और इससे आपको बढ़त मिलेगी।
फार्मास्यूटिकल सहित हेल्थ इंडस्ट्री की कंपनियों को समझने के लिए एक डॉक्टर वेल पोजीशन्ड है। एज वाला व्यक्ति हमेशा बिना एज वाले व्यक्ति को पछाड़ने की पोजीशन में होता है। यदि आप बिजनेस या इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास दोहरी बढ़त है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर की क्या पसंद है, और इसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा कि किसी विशेष कंपनी के स्टॉक्स को कब नहीं खरीदना है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे मुझे मिल गया ये क्या है के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ इसलिए कि डंकिन डोनट में भीड़ है, इसका यह मतलब नहीं कि आप इसके स्टॉक्स को खरीदें। मुझे मिल गया ये क्या है। पीटर लिंच का मानना है रिसर्च के बिना इन्वेस्ट करना स्टड पोकर खेलना और कभी कार्ड नहीं देखने जैसा है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने स्टॉक को चुनने में उतना ही प्रयास करें जितना आप अपने किराने का सामान खरीदने में करते हैं। मुझे मिल गया ये क्या है। पिछले एपिसोड में जो नॉलेज आपको मिला है वो केवल एक स्टोरी की ओर ले जाता है जिसे विकसित किया जाना है। सिर्फ इसलिए कि डंकिन डोनट में भीड़ है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके स्टॉक्स को खरीदें। बॉटम लाइन क्या है, यदि आपको लगता है कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट जरूरी रूप से बढ़ने वाला है तो सवाल यह है कि वो प्रोडक्ट रेवेन्यू या नेट इनकम में कितने % हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों के लिए पैम्पर्स एक फास्ट ग्रोअर प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन कंपनी के बॉटम पर इसका इफेक्ट बहुत छोटा हो सकता है। आपको बड़ी बढ़त छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगी। जितनी बड़ी कंपनी होगी, ग्रोथ के % को स्थिर रखना या बढ़ाना उतना ही मुश्किल होगा। आपको छोटी कंपनियों में अपनी बिगेस्ट मूव मिलेगी। 2 साल में आपके पैसे को चौगुना करने की उम्मीद करके आप कोको कोला जैसी स्टॉलवर्स कंपनी में स्टॉक मत खरीदो। द 6 कैटेगरी मतलब 6 श्रेणियां। एक बार जब आप किसी विशेष इंडस्ट्री में कंपनीज पर रिसर्च करके उनके साइज को समझ लेते हैं तो आप उन सारी रिसर्च की हुई कंपनियों को 6 सामान्य कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्लो गोअर्स, स्टॉलवर्स, फास्ट ग्रोअर्स, सिलिकल, एसेट प्लेज और टर्न अराउंड। इन 6 कैटेगरीज में से 3 का रिलेशनशिप ग्रोथ स्टॉक से है। आप ग्रोथ स्टॉक को स्लो ग्रोअर्स, मीडियम ग्रोअर्स और फिर फास्ट ग्रोअर्स सुपर स्टॉक में सेपरेट कर सकते हैं। जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है, ग्रोथ कंपनीज प्रत्येक सक्सेसिव ईयर में अधिक सेल्स, अधिक प्रोडक्शन और अधिक प्रॉफिट में एक्सपेंशन करती हैं। पहला, स्लो ग्रोअर्स। बड़ी और एजिंग कंपनियां स्लो ग्रोअर्स हैं, लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तुलना में थोड़ी तेज हैं। वे फास्ट ग्रोअर्स के रूप में शुरू हुए और इवेंचुअली बाहर निकल आए। जब इंडस्ट्री धीमी हो जाती है तो इंडस्ट्री के भीतर की ज्यादातर कंपनियां भी स्लो हो जाती हैं। जल्दी या बाद में हर लोकप्रिय फास्ट ग्रोअर इंडस्ट्री स्लो गति से बढ़ रही है। स्लो ग्रोअर्स का निश्चित संकेत यह है कि यह एक जेनरस और रेगुलर डिविडेंड पे करता है। कंपनियां जेनरस डिविडेंड पे करती हैं जब वे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए धन का उपयोग करने के लिए नए तरीकों का सपना नहीं देख सकती हैं। अगर कंपनियां कहीं तेजी से नहीं जा रही हैं तो ना ही उनके शेयरों की कीमत बढ़ेगी। अगर अर्निंग में ग्रोथ ही कंपनी को समृद्ध बनाती है तो स्लॉगर्स पर समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। दूसरा, द स्टॉलवर्ट्स। ये बहु अरब कंपनियां हैं जिनके स्लो गोअर्स की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। स्टॉलवर्ट्स अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं लेकिन स्टार परफॉर्मर्स नहीं। स्टॉलवर्ट्स में अर्निंग में सालाना 10 से 12% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आपका प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदते हैं और किस कीमत पर उसे खरीदते हैं। आप स्टॉलवर्ट्स में एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस श्रेणी की कंपनियां मंदी और मुश्किल समय के दौरान अच्छी सुरक्षा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, मंदी के दौरान भी लोग कॉर्नफ्लेक्स खाना जारी रखेंगे और इस तरह कैलॉग तेजी से बढ़ेगा। तीसरा, द फास्ट ग्रोअर्स। तेजी से बढ़ने वाले ये छोटे, अग्रेसिव नए एंटरप्राइजेस हैं जो सालाना 20 से 25% की रेट से बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में बड़े विनर तब तक हैं जब तक वे ग्रोथ को बनाए रख सकते हैं। छोटे पोर्टफोलियो से इनमें 1 या 2 ही करियर बना सकते हैं। एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी को तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में होना जरूरी नहीं है। फास्ट ग्रोवर्स में रिस्क ओवर जेलस और अंडर फाइनेंस्ड यंग कंपनियों में है। चौथा, सिक्लिकल।
एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट रेगुलर रूप से एक्सपेंशन और रेगुलरली कॉन्ट्रैक्टिंग होती रहती है। ऑटो और एयरलाइंस, टायर कंपनियां, स्टील कंपनियां और केमिकल कंपनियां सभी सिक्लिकल हैं। जब इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा होता है, सिक्लिकल कंपनियां फल फूल रही होती हैं और उनके शेयर की कीमतें स्टॉलवर्ट्स की प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हैं। जब इकोनॉमी सिकुड़ती है तो उनकी सेल्स और मुनाफे में तेजी से गिरावट आती है और इस तरह स्टॉक की कीमत कम हो जाती है। जब इन्हें इकोनॉमिक साइकिल के गलत हिस्से पर खरीदा जाता है तो आपको एक और उछाल देखने में सालों लग सकते हैं। सिक्लिकल में समय सब कुछ है और आपको शुरुआती संकेतों का पता लगाने में कैपेबल होना चाहिए कि बिजनेस गिर रहा है या उठ रहा है। 5वां, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड उम्मीदवारों को पस्त किया गया है, डिप्रेस्ड किया गया है और नीचे के साइकिल में इतना नीचे चला गया है कि लोग सोचते हैं कि ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। एक खराब प्रतिबंधित साइक्लिकल है और हमेशा एक पोटेंशियल कैंडिडेट होता है। ज्यादातर टर्न अराउंड विफल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार बड़ी सफलता टर्न अराउंड बिजनेस को बहुत रोमांचक और ओवरऑल रूप से बहुत फायदेमंद बनाती है। इन्वेस्टर्स को उन त्रासदियों से दूर रहना चाहिए जहां परिणाम को मेजर नहीं किया जा सकता। उन टर्न अराउंड की सफल होने की संभावना है जो उनके मुख्य बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य व्यवसायों से बाहर निकलते हैं, जो बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं। 6वां, द एसेट प्लेज। एसेट प्ले वे कंपनियां हैं जो किसी वैल्यूएबल चीज पर बैठी हैं, जैसे जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन ताज की अनदेखी की गई है। एसेट प्ले में लोकल बढ़त का सबसे बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। संक्षेप में, आप एसेट के साथ एक ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो कैश हो, इन्वेस्टमेंट हो, एसेट या मशीन आदि हो, जो उस कीमत से अधिक है जो आप स्टॉक के लिए पे करेंगे। कंपनियां हमेशा के लिए एक ही श्रेणी में नहीं रहती हैं। हाई ग्रोथ कंपनियां हमेशा के लिए दोहरे अंकों की ग्रोथ को बनाए नहीं रख सकती हैं। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां स्ट्रॉन्गर और स्लो गोअर्स बन जाएंगी और इतनी नीचे जा सकती हैं कि वे टर्न अराउंड कैंडिडेट बन सकती हैं। शेयरों को कैटेगरीज में रखना स्टोरी को विकसित करने का पहला कदम है, ताकि आप जान सकें कि ये किस तरह की स्टोरी है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे बिल्कुल सही स्टॉक क्या डील है के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किसी कंपनी को विकसित करना बहुत आसान है यदि उसका बिजनेस सिंपल है और इस प्रकार समझने में आसानी होती है। बिल्कुल सही स्टॉक क्या डील है। पीटर लिंच का मानना है, यदि आप बेसिक व्यवसाय को समझते हैं तो कंपनी की स्टोरी हासिल करना बहुत आसान है। इसलिए मैं फाइबर ऑप्टिक्स की बजाय संचार उपग्रहों या मोटेल चेन्स में पैंटीहोज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। ये जितना सिंपल है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। जब कोई कहता है कि कोई भी बेवकूफ इस ज्वाइंट को चला सकता है, जहां तक मेरा संबंध है ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देर सबेर कोई बेवकूफ इसे चलाने वाला है। बिल्कुल सही स्टॉक क्या डील है। किसी कंपनी को विकसित करना बहुत आसान है यदि उसका बिजनेस सिंपल है और इस प्रकार समझने में आसान है। कोई भी बेवकूफ इस बिजनेस को चला सकता है। यह परफेक्ट कंपनी की एक विशेषता है। जिस तरह के स्टॉक का मैं सपना देखता हूं, निम्नलिखित 13 विशेषताएं आपके लिए कंपनी ढूंढना आसान बना देंगी। पहला, यह नीरस लगता है। यह से भी बेहतर हास्यास्पद पूर्ण स्टॉक को परफेक्ट कंपनी से जोड़ा जाएगा और परफेक्ट कंपनी को पूरी तरह से सिंपल बिजनेस में एंगेज होना चाहिए और पूरी तरह से सिंपल बिजनेस का पूरी तरह से डल नाम होना चाहिए। ये जितना डल हो उतना अच्छा है। दूसरा, ये कुछ डल करता है। मैं और भी उत्साहित हो जाता हूं जब एक डल नाम वाली कंपनी भी कुछ डल करती है। एक कंपनी जो डल चीजें करती है वो लगभग उतनी ही अच्छी होती है जितनी एक डल नाम वाली कंपनी, और दोनों एक साथ बहुत बढ़िया होती हैं। दोनों एक साथ ऑक्सीमोरॉन को दूर रखने की गारंटी देते हैं, जब तक कि अच्छी खबर उन्हें खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को मजबूर नहीं करती। इस प्रकार स्टॉक की कीमत और भी अधिक हो जाती है। तीसरा, यह कुछ एक्सेप्ट नहीं करता कि अकेले बोरिंग से बेहतर एक स्टॉक है जो एक ही समय में डल मतलब नीरस और डिस्गस्टिंग है। कुछ ऐसा जो लोगों को
इन्वेस्टमेंट करने से रोक लेता है। इन्वेस्टर पीछे हट जाता है या डिस्गस्ट से दूर हो जाता है। ये परफेक्ट डिसीजन है। चौथा, ये एक स्पिन ऑफ है। विभागों या कंपनियों के कुछ हिस्सों को अलग अलग फ्री स्टैंडिंग एंटिटीज में, जैसे कि शिकागो रॉहाइड से सेफ्टी क्लीन या इंटरस्टेट डिपार्टमेंट स्टोर से खिलौने, अक्सर आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक बड़ी पेरेंट कंपनी नहीं चाहती कि उसका स्पिन ऑफ परेशानी में पड़े, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी पर खराब प्रदर्शन करता है। इसलिए स्पिन ऑफ को आमतौर पर एक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के साथ फ्रीडम मिलती है। स्पिन ऑफ के पास आमतौर पर स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट होती है और इंडिपेंडेंट एंटिटीज के रूप में सफल होने के लिए अच्छी तरह से तैयार होती है। और एक बार जब इन कंपनियों को उनकी फ्रीडम दी जाती है तो नया मैनेजमेंट अपना खुद का शो चलाने के लिए इंडिपेंडेंट कॉस्ट में कटौती कर सकता है और क्रिएटिव उपाय कर सकता है जो नियर टर्म और लॉन्ग टर्म कंपनियों को बेहतर बनाता है। पांचवा, इंस्टीट्यूशन के पास इसकी ओनरशिप नहीं है और एनालिस्ट इसका पालन नहीं करते। यदि आपको कम या बिना इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप वाला स्टॉक मिलता है तो आपको एक पोटेंशियल विनर मिल गया है। एक ऐसी कंपनी का पता लगाएं जिसके बारे में कोई एनालिस्ट भी नहीं जानता, या जिसके बारे में कोई भी एनालिस्ट ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो उस कंपनी के बारे में जानता है, और इससे आपको दोहरा विनर मिल गया है। छठवां, अफवाहें लाजमी हैं। ये टॉक्सिक वेस्ट और या माफिया के साथ शामिल है। अफवाहों से घिरी कंपनी, वॉल स्ट्रीट और अन्य इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इससे दूर रहने के कारण ये कंपनी भारी डिस्काउंट पर कारोबार करती है। उदाहरण के लिए, टॉक्सिक वेस्ट वाली कंपनी या माफिया की भागीदारी की अफवाह एक एक्सीलेंट अवसर हो सकता है। सातवां, इसके बारे में कुछ निराशाजनक है। मुर्दा घर बिजनेस का एक अच्छा उदाहरण है। अगर कुछ भी हो तो वॉल स्ट्रीट जहरीले कचरे के अलावा जिस चीज की अनदेखी करेगा वो है मॉर्टेलिटी की। आठवां, ये एक नॉन ग्रोथ इंडस्ट्री है। यही वो वजह है जहां सबसे बड़े विनर विकसित होते हैं। एक नो ग्रोथ इंडस्ट्री विशेष रूप से जो एक डल है और लोगों को परेशान करता है, कंपटीशन के साथ कोई समस्या नहीं है। आपको पोटेंशियल राइवल्स से अपने पक्षों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी और की दिलचस्पी नहीं होने वाली है। इससे आपको ग्रोथ जारी रखने और मार्केट में हिस्सेदारी हासिल करने में डिस्काउंट मिलता है। रोमांचक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी रोमांचकारी नहीं है सिवाय शेयरों के नीचे जाने के। 1950 के दशक में कालीन, 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स, 1980 के दशक में कंप्यूटर सभी रोमांचक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री थे, जिनमें कई बड़ी और छोटी कंपनियां लंबे समय तक समृद्ध होने में असफल रही थीं। नौवां, इट्स नीश। मैं हमेशा नीश की तलाश करता हूं। परफेक्ट कंपनी के पास एक होना चाहिए। दवा कंपनियों और केमिकल कंपनियों के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें बनाने की अनुमति किसी और को नहीं है। केमिकल कंपनियों के पास कीटनाशकों और जड़ी बूटियों में नीश है। किसी जहर को मंजूरी देना किसी इलाज को मंजूरी देने से आसान नहीं है। रॉबिन्सन या टाइलेनॉल, कोको कोला या मार्लबोरो ब्रांड जैसे नाम लगभग नीचे के समान ही अच्छे हैं। शीतल पेय या खांसी की दवा में जनता का विश्वास विकसित करने के लिए बहुत पर्याप्त रुपया खर्च होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। 10वां, लोगों को इसे खरीदते रहना होगा। मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा जो खिलौने बनाने वाली कंपनी की तुलना में ड्रग्स, शीतल पेय, रेजर ब्लेड या सिगरेट बनाती है। खिलौना इंडस्ट्री में कोई भी एक अद्भुत गुड़िया बना सकता है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, लेकिन हर बच्चे को केवल एक ही मिलता है। जब व्यापार का इतना स्थिर दौर है तो फिक्कल खरीदारी पर रिस्क क्यों लें? 11वां, ये टेक्नोलॉजी का यूजर है। एक एंडलेस प्राइस वॉर में जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाली कंप्यूटर कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बजाय ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट क्यों न करें जो प्राइस वॉर से बेनिफिटेड हों। ऑटोमेटिक स्कैनर बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय क्यों ना उस सुपरमार्केट में इन्वेस्ट करें जिसने ऐसे स्कैनर्स इंस्टॉल करवाए हैं। यदि कोई स्कैनर किसी सुपरमार्केट कंपनी को उसकी कॉस्ट में केवल 3% की कटौती करने में मदद करता है तो ये फैक्टर अकेले ही उस कंपनी की इनकम को दोगुना कर सकता है। 12वां, अंदरूनी खरीदार हैं।
किसी स्टॉक की पोटेंशियल सफलता के लिए इससे बेहतर कोई टिप ऑफ नहीं है कि कंपनी में लोग अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं। जब मैनेजमेंट स्टॉक का ओनर होता है तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना पहली प्रायोरिटी बन जाती है, जबकि जब मैनेजमेंट केवल तनख्वाह जमा करता है तो वेतन बढ़ाना पहली प्रायोरिटी बन जाती है। केवल एक कारण है कि इनसाइडर्स खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि स्टॉक की कीमत को इवैल्यूएट नहीं किया गया है और इवेंचुअली ऊपर जाएगा। 13वां, कंपनी शेयर वापस खरीद रही है। शेयरों का वापस खरीदना सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है जिससे कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। अगर किसी कंपनी को अपने फ्यूचर पर भरोसा है तो उसे खुद में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, जैसा कि शेयर होल्डर करते हैं। जब कंपनी द्वारा स्टॉक खरीदा जाता है तो इसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है। ये प्रति शेयर इनकम पर जादुई इफेक्ट डाल सकता है, जो बदले में शेयर की कीमत पर जादुई इफेक्ट डालता है। अगर कोई कंपनी अपने आधे शेयर वापस खरीद लेती है और उसकी कुल अर्निंग वही रहती है तो प्रति शेयर इनकम दुगनी हो गई है। कुछ कंपनियां कॉस्ट्स में कटौती या अधिक विजेट बेचकर इस तरह का परिणाम हासिल कर सकती हैं। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे जिन शेयरों को मैं बेचना चाहता हूं के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अगर मुझे एक स्टॉक से बचना है तो वो है सबसे हॉट स्टॉक। जिन शेयरों से मैं बचना चाहता हूं। पीटर लिंच का मानना है अगर मुझे एक स्टॉक से बचना है तो वो है सबसे हॉट स्टॉक, सबसे हॉट इंडस्ट्री, जिसे सबसे फेवरेबल प्रचार मिलता है। वो स्टॉक जिनके बारे में प्रत्येक इन्वेस्टर कारपूल में या कंप्यूटर ट्रेन में सुनता है और सोशल प्रेशर के आगे झुककर अक्सर खरीदता है। जिन शेयरों से मैं बचना चाहता हूं। सबसे हॉट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टॉक, ये वो स्टॉक है जिसके बारे में सभी को सुनने को मिलता है। हॉट स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हैं, लेकिन जब कीमत गिरती है तो ये भी तेजी से गिरती है। ज्यादातर लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरे इसे इस उम्मीद के साथ खरीद रहे हैं जल्द ही इसकी कीमत तेजी से बढ़ेगी। यदि आपको प्रत्येक लगातार हॉट इंडस्ट्री में सबसे हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से होने वाले मुनाफे से दूर रहना पड़ता है तो जल्द ही आप वेलफेयर पर होंगे। अगली चीज से सावधान रहें। एक और स्टॉक जिसे मैं टालना चाहता हूं वो है एक कंपनी में एक स्टॉक, जिसे अगले IBM, अगले मैकडोनाल्ड्स, अगले इंटेल या अगले डिज्नी इत्यादि के रूप में बताया गया है। मेरे अनुभव में लगभग कुछ भी लगभग कभी नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन से बचें। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू तब खो जाती है जब कंपनी टेक ओवर के लिए अधिक पे करती है और जब टेक ओवर पूरी तरह से उनकी समझ के दायरे से बाहर हो जाता है। ज्यादातर मामलों में शेयरों को वापस खरीदना या डिविडेंड्स बढ़ाना टेक ओवर से बेहतर ऑप्शन है। ट्रिक ये है कि संबंधित बिजनेस में सही टेक ओवर खोजने और सफलतापूर्वक मैनेजमेंट करने की है। विस्पर स्टॉक से सावधान रहें। समय समय पर लोग आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा अवसर है। सबसे अधिक संभावना है कि वे इस कंपनी के बारे में हर दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। वो एक हिप्नोटिक इफेक्ट और एक साइकोलॉजिकल अपील के साथ विस्पर स्टॉक है। मिडिलमैन से सावधान रहें। कंपनी जो अपने इन्वेंट्री का 25 से 50% एक ही कस्टमर को बेचती है वो अनिश्चित पोजीशन में है। यदि एक कस्टमर का नुकसान सप्लायर के लिए विनाशकारी होगा तो मैं सप्लायर में इन्वेस्ट करने से सावधान रहूंगा। रोमांचक नाम वाले स्टॉक से सावधान रहें। जितनी बार एक अच्छी कंपनी में एक डल नाम शुरुआती खरीदारों को दूर रखता है, एक एवरेज कंपनी में एक आकर्षक नाम इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है और उन्हें सुरक्षा की झूठी भावना देता है। जब तक इसमें एडवांस्ड, लीडिंग, माइक्रो या इसमें एक एक्स वाला कुछ फैक्टर है या ये एक रहस्यमय संक्षिप्त नाम है, लोग इसके प्यार में पड़ जाएंगे। आने वाले अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अर्निंग 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 के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ अर्निंग और एसेट के आधार पर किसी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज नहीं करना है। अर्निंग अर्निंग अर्निंग। पीटर लिंच का मानना है
अर्निंग और एसेट के आधार पर किसी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करना नहीं है। लोकल लॉन्ड्रोमैट, दवा की दुकान या अपार्टमेंट बिल्डिंग को एनालाइज करने से अलग, जिसे आप खरीदना चाह सकते हैं, हालांकि कभी कभी भूलना आसान होता है। इसका एक हिस्सा स्टॉक लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक व्यवसाय का पार्ट ओनरशिप है। अर्निंग 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 क्या है जो एक कंपनी को वैल्यूएबल बनाता है और कल अधिक वैल्यूएबल बनाएगा? अर्निंग और एसेट, खासकर अर्निंग। कभी कभी स्टॉक की कीमत को कंपनी के वैल्यू तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जल्दी या बाद में वैल्यू हमेशा जीतता है। जब आप अर्निंग और एसेट के आधार पर किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो ये एक अपार्टमेंट, दवा की दुकान, मैकडॉनल्ड्स या मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदने से अलग नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि स्टॉक का एक हिस्सा पार्ट ओनरशिप है, लॉटरी का टिकट नहीं। एसेट से सभी लायबिलिटी को घटाने के बाद जो बचता है वो नेट एसेट बुक वैल्यू है। लेकिन अगर कंपनी को लिक्विडेटेड नहीं किया जाता है और क्रेडिटर्स को बेच दिया जाता है तो कंपनी की वैल्यू उसकी एसेट की इनकम अर्जित करने की पोटेंशियल से आता है। अगला कदम कंपनी को पिछली चर्चा में की गई 6 कैटेगरीज में रखना है: स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल, एसेट प्लेज और टर्न अराउंड। फास्ट ग्रोअर्स की सफलता रेट स्टॉलवर्ड्स की तुलना में अधिक है, लेकिन जब जब फास्ट ग्रोअर सफल होता है तो ये अपनी इनकम में भारी अंतर से ग्रोथ करता है। जब आप तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में स्टॉक खरीदते हैं तो आप वास्तव में फ्यूचर में अधिक पैसा कमाने के अवसरों पर दांव लगा रहे होते हैं। और जब अर्निंग बढ़ती है तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। पी रेशियो शेयर की कीमत और कंपनी की अर्निंग के बीच का रिलेशनशिप है। इस बात का उपयोगी उपाय कि क्या कोई स्टॉक कंपनी की मनी मेकिंग पोटेंशियल के रिलेटिव अधिक कीमत वाला, उचित वैल्यू वाला या कम कीमत वाला है। पिछले 12 महीनों या फाइनेंशियल वर्ष के लिए वर्तमान वैल्यू बटे प्रति शेयर इनकम के रूप में कैलकुलेटेड। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी को आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट की रकम वापस पाने में कितने साल लगेंगे। 10 के रेशियो का मतलब है कि बेसिक इन्वेस्टमेंट 10 वर्षों में वापस अर्जित किया जाएगा। पी लेवल स्लो ग्रोअर्स के लिए लोएस्ट और फास्ट ग्रोअर्स के लिए हाईएस्ट होता है। पहला कदम यह होता है कि आप विभिन्न शेयरों के पी रेशियो को देखें जो आपके पास हैं या जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। इंडस्ट्री के क्राइटेरिया के रिलेटिव कम, हाई या एवरेज हैं। किसी शेयर को खरीदने से पहले हो सकता है कि आप उसके सामान्य स्तरों का अंदाजा लगाने के लिए उसके पी रेशियो को कई वर्षों तक ट्रैक करना चाहें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोका कोला खरीदते हैं तो यह जानना उपयोगी होता है कि आप अर्निंग के लिए जो पे कर रहे हैं वो अतीत में दूसरों की अर्निंग के पे के अनुरूप है या नहीं। पी रेशियो आपको ये बता सकता है। अगर आपको पी रेशियो के बारे में कुछ और याद नहीं है तो याद रखें कि एक्सेसिवली हाई वन स्टॉक से बचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को बहुत सारे दुख और अपना बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। कुछ एक्सेप्शंस के साथ एक एक्सट्रीमली हाई पीई रेशियो एक स्टॉक के लिए एक हैंडीकैप है, उसी तरह जैसे कि सैडल में अतिरिक्त वजन एक घुड़दौड़ के लिए एक हैंडीकैप है। हाई पीई वाली कंपनियां मतलब हाई प्रॉफिट एंड लॉस वाली कंपनियों के पास स्टॉक पर लगाई गई हाई कीमत को सही ठहराने के लिए इनक्रेडिबल इनकम ग्रोथ होनी चाहिए। फ्यूचर की अर्निंग वर्तमान अर्निंग के आधार पर एजुकेटेड अनुमान सबसे अच्छा तरीका है। आपको अगले महीने, अगले साल या अगले दशक में अर्निंग क्या होने वाली है इसका अनुमान लगाने की जरूरत है। इनकम में ग्रोथ होनी चाहिए और प्रत्येक शेयर की कीमत में एक बिल्ट इन ग्रोथ की अजम्पशन होती है। यदि आप फ्यूचर की अर्निंग का अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपनी इनकम बढ़ाने की योजना कैसे बना रही है। फिर आप ये देखने के लिए समय समय पर जांच कर सकते हैं कि योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं। कंपनी की आमदनी बढ़ाने के 5 बेसिक तरीके हैं: कॉस्ट कम करना, कीमतें बढ़ाना, नए मार्केट्स में एक्सपेंशन करना, अपने अधिक प्रोडक्ट पुराने मार्केट में या पुराने या मौजूदा रिप्लेसेस को बेचें या खोने वाले ऑपरेशंस को रिवाइटलाइज करना, बंद करना, अन्यथा डिस्पोज करना। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे 2 मिनट की प्रैक्टिस के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पहला कदम ये जानना है कि क्या आप फास्ट ग्रोअर्स,
स्लो ग्रोअर्स और स्टॉलवर्ट्स साइक्लिकल, टर्न अराउंड या एसेट के खेल के साथ काम कर रहे हैं। 2 मिनट की प्रैक्टिस। पीटर लिंच का मानना है 2 मिनट के मोनोलॉग को आपकी सांस के नीचे गुनगुनाया जा सकता है या कलीग्स के सामने जोर से दोहराया जा सकता है जो ईयरशॉट के भीतर खड़े होते हैं। एक बार जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या कुत्ते को स्टॉक की कहानी बताने में कैपेबल हो जाते हैं, और मेरा मतलब यह नहीं है कि बस एक आदमी कहता है कि सीजर्स वर्ल्ड एक टेक ओवर है, यहां तक कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है, तो आप पोजीशन की उचित समझ रखते हैं। 2 मिनट की प्रैक्टिस। पहला कदम यह जानना है कि क्या आप फास्ट ग्रोअर्स, स्लो ग्रोअर्स, एक स्टॉलवर्ट्स, साइक्लिकल, टर्न अराउंड या एसेट के खेल के साथ काम कर रहे हैं। और पी रेशियो ने आपको एक मोटा विचार दिया है कि क्या स्टॉक, जैसा कि वर्तमान में कीमत है, कम या अधिक वैल्यूड है। अगला कदम कंपनी के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना है और ये अतिरिक्त समृद्धि लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसे स्टोरी के रूप में जाना जाता है। स्टॉक खरीदने से पहले आपको 2 मिनट का एक मोनोलॉग देने में कैपेबल होना चाहिए, जिसमें आपके इंटरेस्ट के कारण कंपनी के सफल होने के लिए क्या होना चाहिए और इसके रास्ते में आने वाले क्या नुकसान शामिल हैं। यहां 2 मिनट के एकालाप मतलब मोनोलॉग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। स्लो गति से बढ़ने वाला, डिविडेंड्स पर ध्यान दें। इस कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में हर साल अर्निंग में ग्रोथ की है। ये एक आकर्षक उपज प्रदान करता है। ये कभी भी डिविडेंड्स को कम या निलंबित नहीं करता है और वास्तव में पिछले 3 मंदी सहित अच्छे समय और बुरे के दौरान डिविडेंड्स बढ़ाया है। ये एक टेलीफोन है, उपयोगिता और नए सेल्यूलर संचालन ग्रोथ रेट में पर्याप्त किकर जोड़ सकते हैं। साइक्लिकल, व्यवसायिक कंडीशंस, इन्वेंट्री और कीमतों पर ध्यान दें। ऑटो इंडस्ट्री में 3 साल के कारोबार में मंदी रही है, लेकिन इस साल चीजें बदल गई हैं। मुझे पता है क्योंकि हाल की स्मृति में पहली बार कार की सेल्स बोर्ड भर में हुई है। मैंने देखा है कि जीएम के नए मॉडल बिक रहे हैं। ठीक है, और पिछले 18 महीनों में कंपनी ने 5 इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद कर दिया है। श्रम, लेबर कॉस्ट्स में 20% की कटौती की है और अर्निंग तेजी से बढ़ने वाली है। एसेट प्ले, एसेटों पर ध्यान केंद्रित करें और उनकी कितनी वैल्यू है। स्टॉक $8 के लिए बेचता है, लेकिन अकेले वीडियो कैसेट डिवीजन $4 प्रति शेयर के लायक है और रियल एस्टेट $7 के लायक है। यह अपने आप में एक सौदा है और बाकी मुझे मिल रहा है। कंपनी -$3 में है। अंदरूनी लोग खरीद रहे हैं और कंपनी की स्थिर अर्निंग है और बोलने के लिए कोई कर्ज नहीं है। टर्न अराउंड, इस बात पर ध्यान दें कि कंपनी ने अपनी किस्मत कैसे सुधारी है और क्या ये योजना अब तक काम कर रही है। जनरल मिल्स ने अपने डाइवर्सिफिकेशन को ठीक करने में बहुत प्रोग्रेस की है। ये 11 बेसिक व्यवसायों में से 2 में चला गया है। एडी बाउर, टेलबोट्स आदि को बेचकर और इन एक्सलेंट कंपनियों के लिए शीर्ष डॉलर हासिल करके जनरल मिल्स काम पर लौट आए हैं। ये सबसे अच्छा क्या करता है? रेस्टोरेंट और पैकेज्ड फूड। कंपनी अपने लाखों शेयर वापस खरीद रही है। सी फूड की सहायक कंपनी गॉर्टन्स सी फूड मार्केट के 7% से बढ़कर 25% हो गई है। वे लो कैलोरी दही लेकर आ रहे हैं, नॉन कोलेस्ट्रॉल बिस्किट्स और माइक्रोवेव ब्राउनी। इनकम में तेजी से ग्रोथ हुई है। स्टॉलवर्ट, पी रेशियो पर ध्यान दें और क्या हाल के महीनों में स्टॉक की कीमत में नाटकीय रूप से ग्रोथ हुई है और क्या होगा यदि ग्रोथ रेट में तेजी लाने के लिए कुछ भी हो रहा है। कोका कोला अपने पीई रेंज के निचले सिरे पर बिक रहा है। स्टॉक 2 साल से कहीं नहीं गया है। कंपनी ने कई मायनों में खुद में सुधार किया है। उसने कोलंबिया पिक्चर्स में अपनी आधी हिस्सेदारी जनता को बेच दी है। डाइट पे ने ग्रोथ रेट को नाटकीय रूप से तेज कर दिया है। पिछले साल जापानियों ने 36% अधिक कोक पिया, जैसा कि उन्होंने 1 साल पहले किया था। स्पेनिश ने अपनी खपत में 26% की ग्रोथ की है। ये अभूतपूर्व प्रोग्रेस है। विदेशी सेल्स सामान्य रूप से एक्सीलेंट है। एक अलग स्टॉक के माध्यम से पेशकश, कोका कोला एंटरप्राइजेस कंपनी ने अपने कई इंडिपेंडेंट क्षेत्रीय वितरकों को खरीद लिया है।
अब कंपनी का वितरण और घरेलू सेल्स पर बेहतर नियंत्रण है। इन कारकों के कारण कोका कोला लोगों की सोच से बेहतर कर सकती है। फास्ट ग्रोअर, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि ये कहां और कैसे तेजी से बढ़ना जारी रखने की योजना बना रहा है। ला कीटा एक मोटेल चेन है जो टेक्सास में शुरू हुई थी। ये वहां बहुत प्रॉफिटदायक थी। कंपनी ने आर्कसंस और लुइसियाना में अपने सफल फॉर्मूले को सफलतापूर्वक दोहराया। पिछले साल इसने एक साल पहले की तुलना में 20% और अधिक मोटेल यूनिट जोड़ी। हर तिमाही में अर्निंग में ग्रोथ हुई है। कंपनी तेजी से फ्यूचर के एक्सपेंशन की योजना बना रही है। कर्ज एक्सेसिव नहीं है। मोटेल एक कम ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है और बहुत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन ला कीटा ने कुछ जगह पाई है। मार्केट को सैचुरेटेड करने से पहले इसे एक लंबा रास्ता तय करना है। जितना अधिक आप बेहतर जानते हैं, कई मामलों में आपको एक स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए कई घंटे समर्पित करने की जरूरत होती है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे फैक्ट्स हासिल करना के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अफवाहें आमतौर पर अधिक रोमांचक होती हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के रूप में आपको फैक्ट्स को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। फैक्ट्स हासिल करना। पीटर लिंच का मानना है, जब हम एक ही आकाश को देखते हैं, मैच्योर इंडस्ट्रीज के लोगों को बादल दिखता है, वहीं अमेचर इंडस्ट्रीज के लोगों को पाई दिखता है। फैक्ट्स हासिल करना। अफवाहें आमतौर पर अधिक रोमांचक होती हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के रूप में आपको फैक्ट्स को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट फैक्ट्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं। आप अपने ब्रोकर से पूछकर, कंपनी को कॉल करके, कंपनी में जाकर या कुछ ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करके, जिसे किकिंग टायर्स के रूप में भी जाना जाता है, एनुअल रिपोर्ट से आप जो हासिल नहीं कर सकते हैं। एक ब्रोकर से अधिकतम प्रॉफिट हासिल करना। यदि आपका ब्रोकर स्टॉक की एक श्रेणी के बारे में आपके ब्रोकर के रूप में स्टॉक की सिफारिश करता है, फास्ट ग्रोअर, स्लो गति से बढ़ने वाला, स्टॉलवर्ड्स, साइक्लिकल, टर्नअराउंड, एसेट प्ले, अर्निंग में हालिया ग्रोथ, ऐतिहासिक स्तरों के रिलेटिव पी रेशियो, एक्सपेंशन योजना, डेप्ट पोजीशन, अंदरूनी खरीद, शेयर वापस करना आदि। कंपनी को कॉल करना। यदि आपके पास एक स्पेसिफिक प्रश्न है तो उत्तर पाने के लिए इन्वेस्टर रिलेशनशिप कार्यालय एक अच्छी जगह है। कॉल करने से पहले अपने प्रश्न तैयार करें। आप बस इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस भी स्क्रिप्ट को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया हासिल करें। यह हमेशा बेहतर होता है कि आप एक ऐसे प्रश्न के साथ आगे बढ़ें जो दर्शाता है कि आपने स्वयं कुछ रिसर्च किया है। जैसे, मैं पिछली एनुअल रिपोर्ट में देखता हूं कि आप $500 मिलियन से डेब्ट कम करते हैं। मुख्यालय का दौरा करना, जेल में इन्वेस्टर संबंधों से मिलाना और एनुअल बैठकों में भाग लेना अधिक जानकारी हासिल करने के अन्य तरीके हैं। एक अन्य तरीके से पतरस ने पाया कि दुकानों में घूमना और चीजों को चखना बहुत व्यवहारिक है। ला कीटा, जो कि एक मोटेल चेन है, खरीदने से पहले उन्होंने उनके मोटेल में 3 रातें बिताई। रिपोर्ट पढ़ना। एनुअल रिपोर्ट से बेहतर कोई रिसोर्स नहीं है। बैलेंस शीट। करंट एसेट अनुभाग में कैश और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को चेक करें। यदि एक साथ ये दीर्घकालिक डेब्ट से अधिक हैं, तो ये बहुत फेवरेबल है। चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी बिजनेस से बाहर जाने वाली नहीं है। मान लें कि रिसीवेबल अकाउंट सहित अन्य करंट एसेट, इन्वेंट्री लिस्ट और अन्य करंट एसेट शॉर्ट टर्म डेब्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त वैल्यूएबल हैं। यदि लॉन्ग टर्म डेब्ट कैश से अधिक है, कैश सुकुड़ रही है और कर्ज बढ़ रहा है, तो कंपनी कमजोर फाइनेंशियल पोजीशन में है। डेब्ट में कमी समृद्धि का एक और संकेत है। जब डेब्ट के मुकाबले कैश बढ़ता है तो ये एक बेहतर बैलेंस शीट है। जब ये दूसरी तरफ होता है तो ये बिगड़ती बैलेंस शीट होती है। जांचें कि क्या पिछले 10 वर्षों में बकाया शेयरों में कमी आई है या ग्रोथ हुई है। शेयरों को वापस खरीदने से प्रति शेयर इनकम में ग्रोथ होती है और इस प्रकार शेयर की कीमत में ग्रोथ होती है। आइए यथार्थवादी बने। मैं आपको जंगली हंस का पीछा करने पर ले जाने वाला नहीं हूं। खातों के निशान जरूरी संख्याएं हैं
जो आपको कंपनियों को फॉलो करने में मदद करेंगी। और यदि आप एनुअल रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो वो भी ठीक है। उनके एनुअल रिपोर्ट से अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप उन्हें S&P रिपोर्ट से अपने आप हासिल कर सकते हैं, ब्रोकर या वैल्यू लाइन से। बैलेंस शीट की तुलना में वैल्यू लाइन को पढ़ना आसान है, इसलिए यदि आपने कभी नहीं देखा है इनमें से कोई भी, वहां से शुरू करें। यह आपको कैश और डेब्ट के बारे में बताता है, लंबी पीरियड का सारांश देता है। रिकॉर्ड करें ताकि आप देख सकें कि पिछली मंदी के दौरान क्या हुआ था, चाहे इनकम बढ़ रही है, चाहे डिविडेंड्स को हमेशा पे किया गया हो आदि। अंत में ये कंपनियों को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए 1 से 5 के साधारण पैमाने पर रेट करता है। आपको किसी कंपनी की प्रतिकूल सर्कमस्टेंसेस का सामना करने की पोटेंशियल का एक मोटा विचार दे रहा है। वहां स्टॉक की समयबद्धता के लिए एक रेटिंग प्रणाली भी है, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मैं अभी के लिए एनुअल रिपोर्ट अलग रख रहा हूं। आइए इसके बजाय ये करें कि जरूरी संख्याएं एक एक करके अपने दम पर और आगे संघर्ष नहीं करती उन्हें यहां ढूंढना है। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशियो, डेब्ट फैक्टर, डिविडेंड्स, बुक वैल्यू, अधिक छपी हुई एसेट, कैश फ्लो, इन्वेंट्री, पेंशन योजनाएं, ग्रोथ रेट और द बॉटम लाइन पर। कुछ फेमस नंबर्स। पीटर लिंच बताते हैं कि जॉन डी रॉकफेलर का मानना है, क्या आप जानते हैं केवल एक ही चीज है जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो है मेरे डिविडेंड्स के रिटर्न्स को आते देखना। कुछ फेमस नंबर्स यहां और महत्व के किसी विशेष क्रम में नहीं, विभिन्न संख्याएं ध्यान देने योग्य हैं। सेल्स का परसेंट। यदि आप किसी विशेष प्रोडक्ट के कारण किसी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि कंपनी के लिए उस प्रोडक्ट का क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में, ये सेल्स का कितना परसेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। प्राइस अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का पी रेशियो, जिसकी उचित कीमत है, उसकी इनकम की ग्रोथ रेट के बराबर होगी। अगर पी रेशियो ग्रोथ रेट से कम है तो हो सकता है कि आपने खुद को एक सौदा पाया हो। पी रेशियो, जो कि इनकम की ग्रोथ रेट का आधा है, बहुत पॉजिटिव है, और जो ग्रोथ रेट से दुगना है वो बहुत नेगेटिव है। डेब्ट फैक्टर। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का एक क्विक तरीका डेब्ट की तुलना इक्विटी से करना है। कंपनी का कितना बकाया है और उसके पास कितना है, ये किसी व्यक्ति के डेब्ट और इक्विटी की पोजीशन से अलग नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास $4 लाख का एक घर है, लेकिन घर खरीदने के लिए आपने जो गिरवी रखा है उस पर आपके पास अभी भी $1 लाख का बैंक कर्ज है, इसलिए आपका डेब्ट $1 लाख है और इक्विटी 3 लाख है। आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 या 25% है। स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट में 1% डेब्ट और 99% इक्विटी हो सकती है। दूसरी ओर, एक कमजोर बैलेंस शीट में 80% डेब्ट और 20% इक्विटी हो सकती है। टर्न अराउंड और युवा कंपनियों की डेब्ट पोजीशन पर विशेष ध्यान दें, लेकिन अधिक जरूरी यह है कि उन पर किस तरह का कर्ज है। बैंक डेब्ट के समान होता है। बैंक डेब्ट है और फंडेड डेब्ट है। बैंक डेब्ट सबसे खराब प्रकार है और मांग पर देय है। कमर्शियल पेपर बैंक डेब्ट के समान होता है, जैसे कंपनी से दूसरे को कम पीरियड के लिए उधार दिया जाता है। जरूरी बात यह है कि यह बहुत जल्द और कभी कभी कॉल पर ही देय होता है। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडेड डेब्ट सबसे अच्छा प्रकार है, और जब तक बोरोअर इंटरेस्ट पे करना जारी रखता है तब तक इसे कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। फंडेड डेब्ट आमतौर पर लंबी मैच्योरिटी वाले रेगुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड का रूप ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, बॉन्ड धारक मूलधन के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग नहीं कर सकता, जिस तरह से बैंक कर सकता है, जब तक कि उन्हें एक पुट ऑप्शन नहीं दिया गया हो, जो बॉन्ड धारकों को एक निश्चित कीमत पर बेचने का अधिकार देता है। डिविडेंड्स। डिविडेंड्स पे करने वाली कंपनियों के पक्ष में 2 स्ट्रॉन्ग तर्क हैं। जो कंपनियां डिविडेंड्स पे नहीं करती हैं, उनके पास बेवकूफ टेकओवर की एक स्ट्रिंग पर पैसा उड़ाने का खेदजनक इतिहास है, और डिविडेंड्स पे करने वाले स्टॉक की कीमत को गिरने से रोक सकते हैं अगर डिविडेंड्स नहीं थे। तेजी से बढ़ती एग्रेसिव युवा कंपनियां जो डिविडेंड्स पे नहीं करती हैं,
उनके बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है क्योंकि वे एक्सपेंशन में पैसा लगा रहे हैं। कंपनियों द्वारा पहली बार स्टॉक जारी करने का कारण यह है कि वे अपने एक्सपेंशन को बिना बैंक के कर्ज के बोझ के बिना फाइनेंस कर सकते हैं। मैं किसी भी दिन एक पुराने डिविडेंड्स पे करता पर एक अग्रेसिव ग्रोअर्स को लूंगा। क्या ये पे करता है? यदि आप किसी शेयर को उसके डिविडेंड्स के लिए खरीदने की योजना बनाते हैं तो पता करें कि मंदी और बुरे समय के दौरान कंपनी के पास इसे पे करने की पोटेंशियल है या नहीं। रेगुलर रूप से डिविडेंड्स बढ़ाने के 20 या 30 साल के रिकॉर्ड वाली कंपनी आपकी सबसे अच्छी शर्त है। बुक वैल्यू एक आसान संख्या है जिसे खोजना आसान है, लेकिन आपको इस बात की डिटेल समझ होनी चाहिए कि वे वैल्यू वास्तव में क्या हैं। बुक वैल्यू का कंपनी की वास्तविक वैल्यू से बहुत कम रिलेशनशिप होता है। यह अक्सर बड़े अंतर से वास्तविकता को कम या ज्यादा बताता है। आप एक तैयार प्रोडक्ट के जितने करीब पहुंचेंगे, रीसेल वैल्यू उतना ही कम प्रेडिक्टेबल होगा। आप जानते हैं कि कपास की कीमत कितनी है, लेकिन नारंगी सूती शर्ट के बारे में कौन सुनिश्चित हो सकता है? आप जानते हैं कि आपको बार ऑफ मेटल के लिए क्या मिल सकता है, लेकिन क्या ये एक फ्लोर लैंप के लायक है? जब वॉरेन बफेट ने 1985 में न्यू बेडफोर्ड टेक्सटाइल योजना को बंद करने का फैसला किया तो उन्हें उम्मीद थी कि लूम मशीनरी को बेचने से कुछ मिलेगा, जिसकी बुक वैल्यू $8,66,000 थी। मशीन वास्तविक कैश में केवल $1,63,000 लाई। छिपी हुई एसेट। आप ऐसी कंपनियों को पा सकते हैं जो वास्तविक वैल्यू के अंश पर एसेट रखती है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, समय, तेल आदि की ओनरशिप वाली कंपनियों की एसेट आमतौर पर अधिक वैल्यूएबल होती है क्योंकि उन्हें वर्तमान वैल्यू की तुलना में ऐतिहासिक कॉस्ट्स पर लिया जाता है। छिपी हुई एसेट अमूर्त एसेट भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कोको कोला का ब्रांड नेम, दवा कंपनियों और तकनीकी कंपनियों के पेटेंट। एक बड़ी बेसिक कंपनी के पूर्ण या पार्ट ओनरशिप वाले सहायक व्यवसायों में छिपी हुई एसेट भी होती है। छिपी हुई एसेट तब भी होती है जब एक कंपनी के पास एक अलग कंपनी के शेयर होते हैं। अंत में टैक्स ब्रेक अपने टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड के कारण टर्न अराउंड कंपनियों में एक अद्भुत छिपी हुई एसेट बन जाते हैं। कैश फ्लो वो राशि है जो एक कंपनी बिजनेस करने के परिणाम स्वरूप लेती है। एक कंपनी जो अधिक कैश लेती है, जो वो खर्च करती है, वो एक बेहतर इन्वेस्ट है। ये अपने खर्च के रिलेटिव जितना अधिक कैश लेता है उतना ही अच्छा है। ऐसे मामलों में जहां कंपनियों को कैश बनाने के लिए कैश खर्च करना पड़ता है, वे बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। जो कंपनियां पूंजीगत खर्च पर निर्भर नहीं हैं, वे बहुत अधिक कैश उत्पन्न करती हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक वैल्यू में तब्दील हो जाती है। मामूली अर्निंग वाली कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो के कारण एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आमतौर पर यह पुराने उपकरणों के लिए भारी डेप्रिसिएशन अलाउंस वाली कंपनी होती है, जिसे तत्काल फ्यूचर में बदलने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी टैक्स ब्रेक का आनंद लेना जारी रखती है। उपकरण पर डेप्रिसिएशन कर कटौती योग्य है क्योंकि ये आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए जितना संभव हो उतना कम खर्च करता है। समर्पित एसेट खरीदार एक मेंटेन कंपनी को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। बहुत सारे फ्री कैश फ्लो और ओनर्स जो बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक लीज पर देने वाली कंपनी हो सकती है जिसमें रेल रोड कंटेनरों का एक समूह होता है जिसका जीवन 12 वर्ष का होता है। कंपनी बस इतना करना चाहती है कि पुराने कंटेनर बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करें और उसमें से अधिक कैश निचोड़ लें। इन्वेंट्री पर एक डिटेल्ड नोट एनुअल रिपोर्ट में अर्निंग की मैनेजरियल चर्चा नामक सेक्शन में पाया जा सकता है। आपको यह देखने के लिए चेक करना होगा कि क्या इन्वेंट्री जमा हो रही है। निर्माता या खुदरा विक्रेता के साथ इन्वेंट्री बिल्डअप आमतौर पर एक बुरा संकेत होता है। जब इन्वेंट्री सेल्स की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो ये एक लाल झंडा होता है। एक ऑटो कंपनी में एक इन्वेंट्री बिल्डअप इतना परेशान करने वाला नहीं है क्योंकि एक नई कार हमेशा कुछ न कुछ लायक होती है और निर्माता को इसे बेचने के लिए कीमत बहुत कम नहीं करनी पड़ती है। एक $35,000 जगुआर को $3,500 तक नीचे चिन्हित नहीं किया जाएगा, लेकिन $300 की बैगनी मिनी स्कर्ट जो शैली से बाहर है शायद $3 में ना बिके। पेंशन योजनाएं। इन्वेस्टर्स को स्टॉक ऑप्शन और
पेंशन योजनाओं के परिणामों पर विचार करना चाहिए। प्रॉफिट साझा करने के प्लान्स में कोई दायित्व नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई साझाकरण नहीं। लेकिन एक पेंशन योजना में जहां योजना पे करने के लिए पूर्ण दायित्व है, हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए जांचने की कंपनी के पास भारी पेंशन दायित्व तो नहीं है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता, खासकर टर्न अराउंड में। यहां तक कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है और सामान्य संचालन बंद कर देती है तो उसे पेंशन योजना का समर्थन करना जारी रखना चाहिए। इसलिए पेंशन फंड की एसेट निहित पेंशन लायबिलिटी से अधिक है। ग्रोथ रेट, ग्रोथ एक्सपेंशन का पर्याय है। सबसे लोकप्रिय गलत एजम्पशंस में से एक है जो लोगों को ग्रेट ग्रोथ कंपनियों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करती है। एक कंपनी के लिए कॉस्ट्स कम करके और विशेष रूप से कीमतें बढ़ाकर अर्निंग बढ़ाने की पोटेंशियल ही एकमात्र ग्रोथ रेट है जो वास्तव में मायने रखती है। यदि आपको कोई ऐसा बिजनेस मिलता है जो रिप्लेस को खोए बिना साल दर साल कीमतें बढ़ाने से दूर हो सकता है, सिगरेट जैसे नशे की लत प्रोडक्ट बिल भरते हैं, तो आपको एक शानदार इन्वेस्टमेंट मिलता है। एक 20% ग्रोअर्स 20 गुना इनकम पर बेच रहा है। 20 गुना अर्निंग पर बेचने वाले 10% ग्रोअर्स की तुलना में बेहतर खरीद है। ये एक गूढ़ बिंदु की तरह लग सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि फास्ट ग्रोअर्स की अर्निंग का क्या होता है जो शेयर की कीमत को आगे बढ़ाते हैं। द बॉटम लाइन इनकम विवरण के अंत में अंतिम संख्या को रेफर करता है, टैक्सेस के बाद प्रॉफिट। हालांकि कर पूर्व प्रॉफिट, जिसे प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है, एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं कंपनियों को एनालाइज करने में करता हूं। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट व्यय सहित सभी लागतों के बाद कंपनी के एनुअल सेल्स डॉलर की शेष राशि काटा गया है। एक ही इंडस्ट्री में कंपनियों के प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन की तुलना करना सबसे अच्छा है। हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी परिभाषा के अनुसार सबसे कम कॉस्ट्स वाला ऑपरेटर है और कम कॉस्ट्स वाले ऑपरेटर के पास बिजनेस की पोजीशन खराब होने पर जीवित रहने का एक बेहतर मौका है। एक लंबे पीरियड के स्टॉक में रिलेटिवली हाई प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान दें, जिसे आप अच्छे और बुरे समय में रखने की योजना बना रहे हैं, और एक सफल बदलाव में रिलेटिवली कम प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान दें। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे स्टोरी की दोबारा चेक करना के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हर कुछ महीनों में कंपनी की स्टोरी को दोबारा चेक करना फायदेमंद होता है। स्टोरी को दोबारा चेक करना। पीटर लिंच का मानना है हर कुछ महीनों में कंपनी की स्टोरी को दोबारा चेक करना फायदेमंद होता है। इस नवीनतम वैल्यू लाइन या क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना और पूछताछ करना शामिल हो सकता है। अर्निंग के बारे में और क्या अर्निंग उम्मीद के मुताबिक बनी हुई है, शायद ये देखने के लिए कि इन्वेंट्री अभी भी आकर्षक है। दुकानों को चेक करना शामिल है और वो समृद्धि की आभा है। क्या कोई नया कार्ड बदल गया है? विशेष रूप से फास्ट ग्रोअर्स के मामले में आपको खुद से पूछना होगा कि ऐसा क्या है जो उन्हें बढ़ाता रहेगा। स्टोरी को दोबारा चेक करना। हर कुछ महीनों में कंपनी की स्टोरी को दोबारा चेक करना फायदेमंद होता है। उम्मीद के मुताबिक अर्निंग, मर्चेंटाइज अभी भी आकर्षक है। इसमें दुकानों की जांच करना शामिल हो सकता है। फास्ट ग्रोअर के साथ अपने आप से पूछें कि ऐसा क्या है जो उन्हें बढ़ाता रहेगा। कंपनी ग्रोथ के किस स्टेज में है? स्टार्टअप, एक्सपेंशन, मैच्योरिटी। एक कंपनी की ग्रोथ के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टार्टअप स्टेज, इस दौरान जो ये बेसिक व्यवसाय में गड़बड़ी को दूर करता है। तेजी से एक्सपेंशन स्टेज, जिसके दौरान ये नए मार्केट्स में चला जाता है और मैच्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। सैचुरेशन स्टेज, जब ये इस तथ्य के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है कि कोई आसान नहीं है एक्सपेंशन जारी रखने का तरीका। इनमें से प्रत्येक स्टेज कई वर्षों तक चल सकता है। पहला स्टेज इन्वेस्टर के लिए सबसे रिस्क भरा है क्योंकि एंटरप्राइज की सफलता अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। दूसरा स्टेज सबसे सुरक्षित है और जहां सबसे अधिक पैसा है और वहां बहुत अधिक पैसा बनाया गया है क्योंकि कंपनी केवल अपने सफल होने के फॉर्मूले की नकल करके आगे बढ़ रही है। तीसरा स्टेज सबसे अधिक प्रॉब्लम वाला है क्योंकि कंपनी चलती है अपनी सीमाओं में।
इनकम बढ़ाने के अन्य तरीके खोजने होंगे, जैसा कि आप समय समय पर स्टॉक की दोबारा जांच करते हैं। आप ये निर्धारित करना चाहेंगे कि ऐसा लगता है कि कंपनी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही है अगर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, पेचेक की प्रक्रिया करने वाली कंपनी। आप देखते हैं कि उन्होंने मार्केट को सैचुरेटेड करना भी शुरू नहीं किया है, इसलिए ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग अभी भी स्टेज 2 में है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे अंतिम चेकलिस्ट के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आपकी ओनरशिप वाली कंपनियों की प्रकृति और स्टॉक रखने के स्पेसिफिक कारणों को कैसे समझा जाए। अंतिम चेकलिस्ट। पीटर लिंच का मानना है, नया स्टॉक चुनने में कम से कम उतना ही समय और प्रयास लगाएं जितना आप एक नया रेफ्रिजरेटर चुनने में लगाते हैं। अंतिम चेकलिस्ट आमतौर पर स्टॉक से रिलेटेड बातें हैं। पी रेशियो समान इंडस्ट्री में समान कंपनियों की तुलना में। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का परसेंट जितना कम हो उतना अच्छा। अंदरूनी खरीद और क्या कंपनी खुद शेयर वापस खरीद रही है, दोनों पॉजिटिव हैं। इनकम ग्रोथ का रिकॉर्ड और क्या इनकम छुटपुट है या कंसिस्टेंट है। स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट या कमजोर। डेब्ट से इक्विटी रेशियो और कैश पोजीशन। स्लो ग्रोअर्स, आप डिविडेंड्स के लिए खरीदते हैं, डिविडेंड्स के रिकॉर्ड को चेक करें और रेगुलर रूप से कैसे बढ़ रहा है। डिविडेंड्स पे आउट रेशियो को चेक करें। डिविडेंड्स के रूप में पे की गई इनकम का परसेंटेज यदि ये कम है तो कंपनी के पास मुश्किल समय में एक कुशन है, यदि अधिक है तो डिविडेंड्स रिस्क से भरा है। स्टॉलवर्ड्स, आप बड़ी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं, बिजनेस से बाहर जाने की संभावना नहीं है। मुख्य मुद्दा वैल्यू है। पी रेशियो की जांच करें। अनरिलेटेड एक्विजिशन की जांच करें जो फ्यूचर में इनकम को कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट की जांच करें और क्या हाल के वर्षों में इसने गति को बनाए रखा है। यदि आप स्टॉक को हमेशा के लिए रखने की योजना बनाते हैं तो देखें कि पिछली मंदी और मार्केट में गिरावट के दौरान कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। साइक्लिकल, इन्वेंट्री और सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप पर कड़ी नजर रखें। मार्केट में नए निवेशकों के लिए देखें। समय के साथ घटते पी गुणांक का अनुमान लगाएं, क्योंकि बिजनेस में सुधार होता है और इन्वेस्टर साइकिल के अंत की ओर देखते हैं जब चरम इनकम हासिल हो जाती है। यदि आप साइक्लिकल साइकिल को जानते हैं तो आपको साइकिल्स का पता लगाने में एक फायदा है। मंदी की प्रेडिक्शन करने की तुलना में साइक्लिकल इंडस्ट्री में तेजी की प्रेडिक्शन करना आसान है। फास्ट ग्रोअर्स, जांच करें कि क्या प्रोडक्ट कंपनी को समृद्ध बनाने वाला है, कंपनी के बिजनेस का एक प्रमुख हिस्सा है या नहीं। हाल के वर्षों में इनकम में ग्रोथ रेट क्या रही है। 20 से 25% रेंज परफेक्ट है। 25% से अधिक तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों से सावधान रहें। कंपनी यह साबित करने के लिए एक्सपेंशन काम करेगा। कंपनी यह साबित करने के लिए कि एक्सपेंशन काम करेगा, एक से अधिक शहरों या कस्बों में अपनी सफलता की नकल करने में कैपेबल है। क्या एक्सपेंशन पिछले 3 नए मोटेल और इस साल 5 नए मोटेल को गति दे रहा है या धीमा है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास स्टॉक है और केवल कुछ ही एनालिस्ट ने इसके बारे में सुना है। फास्ट ग्रोअर्स के साथ ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। टर्न अराउंड, क्या कंपनी अपने क्रेडिटर्स के छापे से बच सकती है। कंपनी के पास कितना कैश है और कितना कर्ज। अगर ये पहले ही दिवालिया हो चुका है तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा है। कंपनी का कायापलट कैसा होना चाहिए। क्या इसने अपने आप को प्रॉफिटहीन विभाजनों से मुक्त कर लिया है। क्या व्यापार वापस आ रहा है। क्या कॉस्ट्स में कटौती की जा रही है। यदि हां तो इसका क्या इफेक्ट होगा। एसेट प्ले, एसेट की वैल्यू क्या है। क्या कोई छिपी हुई एसेट है। इन परिसंपत्तियों से कितना डेब्ट लिया जा सकता है। क्या कंपनी नए कर्ज ले रही है जिससे एसेट कम वैल्यूएबल हो रही है। क्या शेयर होल्डर्स को एसेट का प्रॉफिट उठाने में मदद करने के लिए कोई रडार है। इस सेक्शन से कुछ पॉइंटर। आपके ओनरशिप वाली कंपनियों की प्रकृति और स्टॉक रखने के स्पेसिफिक कारणों को समझें। यह वास्तव में ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने स्टॉक को कैटेगरीज में रखने से आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि उनसे क्या उम्मीद की जाए। बड़ी कंपनियों की स्मॉल मूव्स होती है, छोटी कंपनियों की बिग मूव्स होती हैं। किसी कंपनी के साइज पर विचार करें। यदि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, ऐसी छोटी कंपनियों की तलाश करें जो पहले से ही प्रॉफिटदायक हैं और साबित कर चुकी हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स को दोहराया जा सकता है। सालाना 50 से 100% की ग्रोथ रेट वाली कंपनियों पर संदेह करें। हॉट इंडस्ट्रीज में हॉट स्टॉक से बचें। डिस्ट्रस्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो आमतौर पर डाइवर्सिफिकेशन के रूप में सामने आते हैं, लंबे शॉर्ट लगभग कभी भी पे नहीं करते हैं। स्टॉक में पहली मूव चूकना बेहतर है और यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि कंपनी की योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं। लोगों को अपनी नौकरी से इनक्रेडिबल रूप से वैल्यूएबल बेसिक जानकारी मिलती है जो प्रोफेशनल्स तक महीनों या वर्षों तक नहीं पहुंच सकती है। टिपर से सभी स्टॉक टिप्स अलग करें। भले ही टिपर बहुत स्मार्ट हो, बहुत अमीर हो और उसका लास्ट टिप ऊपर तक गया हो, कुछ स्टॉक टिप्स विशेष रूप से क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से काफी वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। हालांकि कागज इंडस्ट्री में लोग आमतौर पर दवा के स्टॉक के बारे में सुझाव देते हैं और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लोगों के पास कागज इंडस्ट्री में आने वाले टेकओवर्स के बारे में सुझाव नहीं होते। साधारण कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो डल, आउट ऑफ फेवर लगती हैं और वॉल स्ट्रीट की फैंसी से दूर हैं। नॉन ग्रोथ इंडस्ट्री में मध्यम फास्ट ग्रोअर्स 20 से 25% में इन्वेस्ट करना परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। नीश कंपनियों की तलाश करें। संकटग्रस्त कंपनियों में डिप्रेस्ड स्टॉक खरीदते समय बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन वाले शेयरों की तलाश करें और बैंक डेब्ट के भार वाले लोगों से बचें। जिन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं है वे दिवालिया नहीं हो सकती। मैनेजरियल पोटेंशियल जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका असेसमेंट करना काफी मुश्किल है। अपनी खरीदारी को कंपनी की भावनाओं पर आधारित करें, ना कि प्रेसिडेंट के रेज्यूमे या बोलने के पोटेंशियल पर। जब कोई ट्रबल्ड कंपनी टर्न अराउंड होती है तो उससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। वैल्यू इनकम रेशियो पर ध्यान से विचार करें। अगर स्टॉक की कीमत बहुत अधिक है, भले ही बाकी सब ठीक हो जाए तो भी आप कोई पैसा नहीं कमाएंगे। कंपनी के प्रोग्रेस की निगरानी के तरीके के रूप में फॉलो करने के लिए एक स्टोरी खोजें। उन कंपनियों की तलाश करें जो लगातार अपने शेयरों को वापस खरीदती हैं। पिछले वर्षों में किसी कंपनी के डिविडेंड्स रिकॉर्ड का अध्ययन करें और यह भी देखें कि पिछली मंदी के दौरान उसकी इनकम का प्रदर्शन कैसा रहा। कम या इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप वाली कंपनियों की तलाश करें। अन्य सभी समान होने के कारण उन कंपनियों का पक्ष लें जिनमें मैनेजमेंट उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिनका कंपनियों पर एक जरूरी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, बजाय उस मैनेजमेंट वाली कंपनी के जिनके मैनेजमेंट के लोग सैलरी पर हैं। अंदरूनी खरीदारी एक पॉजिटिव संकेत है, खासकर जब कई व्यक्ति एक साथ खरीदारी कर रहे हों। इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए सप्ताह में कम से कम 1 घंटा लगाएं। अपने डिविडेंड्स को जोड़ना और अपने प्रॉफिट और हानि का पता लगाना बहुत मायने नहीं रखता। पेशेंस रखें। देखा हुआ स्टॉक कभी हाथ से नहीं निकलता है। केवल निर्धारित बुक वैल्यू के आधार पर स्टॉक खरीदना खतरनाक और इल्यूजरी है। रियल वैल्यू जो है वही मायने रखता है। जब संदेह हो तो बाद में ट्यून करें। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उचित रिटर्न की उम्मीद करना और योजना बनाना जरूरी है। इंडेक्स फंड, ETF आदि में इन्वेस्ट करके आप आसानी से लगभग 8 से 10% रिटर्न हासिल कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना। दीर्घकालिक पॉइंट ऑफ व्यू। पीटर लिंच का मानना है कुछ लोग ऑटोमेटिकली विनर्स, मतलब वो स्टॉक जो ऊपर जा सकते हैं उनको बेच देते हैं, और लूजर्स वो स्टॉक जो नीचे जाने वाले हैं उन्हें पकड़कर रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम फूलों के पौधों को उखाड़ फेंक दें और खरपतवार को पानी दें। एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना, उचित रिटर्न की उम्मीद करना और योजना बनाना जरूरी है। इंडेक्स फंड, ETF
आदि में इन्वेस्ट करके आप आसानी से लगभग 8 से 10% रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपको समय के साथ 12 से 15% रिटर्न मिलना चाहिए। उसके बाद सभी कॉस्ट्स और कमीशन घटा दिए गए हैं और सभी डिविडेंड्स जोड़ दिए गए हैं। कुछ वर्षों में आप अपना 30% पा लेंगे, लेकिन ऐसे अन्य वर्ष भी रहेंगे जब आप केवल 2% ही पा सकेंगे या शायद आप 20% खो देंगे। ये चीजें शेड्यूल का सिर्फ हिस्सा हैं और आपको इसे स्वीकार करना होगा। कितने स्टॉक बहुत अधिक हैं? आप जितने चाहे उतने लंबे समय तक आपको कंपनी को बेहतर ढंग से समझने में आपको एज है और आपने एक रोमांचक संभावना का खुलासा किया है जो रिसर्च के सभी परीक्षणों को पास करता है। ये 3 हो सकता है या ये 30 हो सकता है, लेकिन केवल एक स्टॉक की ओनरशिप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपके बेस्ट प्रयासों के बावजूद आप जिसे चुनते हैं वो अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस का शिकार हो सकता है। छोटे पोर्टफोलियो में 3 से 10 तक परफेक्ट रहेंगे। एक से अधिक स्टॉक रखने के कुछ प्रॉफिट हैं। पहला, यदि आप 10 बैगर की तलाश में हैं तो आपके पास जितने अधिक स्टॉक होंगे उनमें से एक के 10 बैगर बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आपके पास जितने अधिक स्टॉक होंगे आपको उनके बीच फंड को घुमाने के लिए उतनी ही अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। स्टॉक्स की कई कैटेगरीज के बीच अपना पैसा फैलाना नेगेटिव रिस्क को कम करने का एक और तरीका है। स्लो ग्रोअर्स और स्टॉलवर्ड्स सीमित उल्टा पोटेंशियल वाले कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हैं। यदि आप सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो एसेट प्ले और साइक्लिकल में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अतिरिक्त 10 बैगर पहले ग्रोअर्स से या टर्न अराउंड से आने की संभावना है। दोनों हाई रिस्क हाई प्रॉफिट श्रेणियां हैं। जानकार खरीद कुंजी है। समय समय पर कंपनी के बारे में अपनी स्टोरी को दोबारा चेक करना और पुनः चेक करना है। स्टोरी से संबंधित वैल्यू के आधार पर स्टॉक में अंदर और बाहर रोटेट करना। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा समय के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विभिन्न कैटेगरीज के शेयरों के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस दिए गए हैं। खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा समय। पीटर लिंच का मानना है स्टॉक खरीदने का सबसे अच्छा समय हमेशा वो दिन होगा जब आपने खुद को आश्वस्त किया है कि आपको अच्छी कीमत पर ठोस इन्वेंट्री मिल गई है। ठीक वैसा सेटिस्फैक्शन मिलना जो हमें डिपार्टमेंटल स्टोर के सामान को ध्यान से खरीदने के बाद होती है। खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा समय। हालांकि साल के अंत में टैक्स सेलिंग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एनुअल रिचुअल भी साल के अंत में हारे हुए लोगों को डंप करना पसंद करती है। इसलिए अपकमिंग इवैल्यूएशन के लिए उनके पोर्टफोलियो को साफ किया जाता है। कुछ अवसर पेश करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर के बीच सभी कंपाउंड सेलिंग से स्टॉक की कीमतों में गिरावट आई है। दूसरा, हर कुछ वर्षों में शेयर मार्केट में होने वाले कोलैप्स, ड्रॉप्स, हिकअप्स और फ्री फॉल के दौरान होता है। कब बेचना है? शेयर मार्केट की सलाह से दूर रहें। बाहरी इकोनॉमिक कंडीशंस पर ध्यान ना दें, चाहे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो या नीचे, या इकोनॉमी मंदी की ओर जा रही हो। तेल की कीमतों का तेल और गैस इंडस्ट्री की कंपनियों पर भारी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज इंडस्ट्री पर नहीं। विभिन्न कैटेगरीज के शेयरों के लिए यहां कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। स्लो ग्रोअर्स को कब बेचना है? कंपनी ने लगातार 2 वर्षों से मार्केट में हिस्सेदारी खो दी है। कोई नया प्रोडक्ट विकसित नहीं किया जा रहा है। रिसर्च और ग्रोथ पर खर्च कम किया गया है। असंबंधित व्यवसाय और कंपनी के हाल के 2 टेकओवर्स ने इसके टेकओवर्स के लिए इतना अधिक पे किया है कि बैलेंस शीट बिना कर्ज के और लाखों कैश से कैश रहित और लाखों कर्ज से डिटेरियोरेट हो गई है। स्टॉक की कम कीमत पर भी डिविडेंड्स रिटर्न्स इतना अधिक नहीं होगा कि इन्वेस्टर्स का अधिक इंटरेस्ट आकर्षित हो सके। स्टॉलवर्ट को कब बेचना है? पी सामान्य सीमा से बहुत आगे निकल जाता है। आप इसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं और बाद में इसे कम कीमत पर वापस खरीदने की प्रतीक्षा कर सकते हैं या कुछ और खरीद सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में पेश किए गए नए प्रोडक्ट्स के मिश्रित परिणाम आए हैं और अन्य अभी भी टेस्टिंग के स्टेज में हैं
और मार्केट से 1 साल दूर हैं। स्टॉक का पी 15 है, जबकि इंडस्ट्री में समान गुणवत्ता वाली कंपनियों का पी 11 to 12 है। पिछले वर्ष में किसी भी अधिकारी या निदेशक ने शेयर नहीं खरीदे हैं। इनकम में 25% का योगदान करने वाला एक प्रमुख विभाजन एक इकोनॉमिक मंदी की चपेट में है जो हो रही है। इन हाउसिंग शुरू होना, तेल की ड्रिलिंग आदि में कंपनी की ग्रोथ रेट स्लो हो रही है और हालांकि ये कॉस्ट्स में कटौती करके प्रॉफिट बनाए हुए है, फ्यूचर में कॉस्ट्स में कटौती के अवसर सीमित हैं। साइक्लिकल को कब बेचना है? बेचने का सबसे अच्छा समय साइकिल के अंत की ओर है, जब तक कि आप ये जान सकें कि वो कब है। कॉस्ट्स बढ़ने लगी हैं, मौजूदा संयंत्र पूरी पोटेंशियल से काम कर रहे हैं और कंपनी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। बढ़ती इन्वेंट्री पर ध्यान दें। जब पार्किंग स्थल सिल्लियों से भरा होता है तो निश्चित रूप से सिलिकल बेचने का समय आ जाता है। एक अन्य उपयोगी संकेत यह है कि जब किसी वस्तु की फ्यूचर की प्राइस वर्तमान या स्पॉट प्राइस से कम होती है। कंपटीशन बिजनेस भी सिलिकल लोगों के लिए एक बुरा संकेत है। बाहरी व्यक्तियों को कीमतों में कटौती करके रिप्लेस को जीतना होगा, जो हर किसी को कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर करता है और सभी ग्रोअर्स के लिए कम अर्निंग की ओर जाता है। 2 प्रमुख यूनियन कॉन्ट्रैक्टिंग अगले 12 महीनों में समाप्त हो रहे हैं और मजदूर नेता पिछले कॉन्ट्रैक्टिंग में छोड़े गए वेतन और लाभों की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रोडक्ट की अंतिम मांग स्लो हो रही है। कम कॉस्ट्स पर पुराने संयंत्रों के आधुनिकीकरण के विरोध में कंपनी ने एक फैंसी नए संयंत्र के निर्माण के लिए अपनी कैपिटल स्पेंडिंग बजट को दुगना कर दिया है। कंपनी ने कॉस्ट में कटौती करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी विदेशी ग्रोअर्स के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती है। फास्ट ग्रोअर को कब बेचना है? तेजी से ग्रोथ की दूसरी स्टेज के अंत के लिए देखें और या जब कंपनी एक मैच्योर स्टेज में प्रवेश कर रही हो। जब वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट स्टॉक को अपनी हाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 60% शेयर इंस्टीट्यूशन के पास हैं और 3 नेशनल पत्रिकाओं ने सीईओ को पसंद किया है, तो निश्चित रूप से बेचने के बारे में सोचने का समय आ गया है। जिस स्टॉक को आप बेचना चाहते हैं उसकी सभी विशेषताएं हमारे 9वें एपिसोड में सुने। वहां पर आपको उन विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिसे आप बेचना चाहते हैं। पिछले क्वार्टर में सेम स्टोर की सेल्स में 3% की गिरावट आई है। नए स्टोर के परिणाम निराशाजनक हैं। 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स और कई प्रमुख कर्मचारी एक राइवल फर्म में शामिल होने के लिए निकलते हैं। कंपनी ने हाल ही में एक डॉग एंड पोनी शो से वापसी की है, जो 2 सप्ताह से 12 शहरों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेहद पॉजिटिव स्टोरी सुना रही है। स्टॉक 30 के पी पर बिक रहा है, जबकि अगले 2 वर्षों के लिए इनकम ग्रोथ का सबसे आशावादी अनुमान 15 से 20% है। टर्न अराउंड कब बेचना है? टर्न अराउंड बेचने का सबसे अच्छा समय उसके पलटने के बाद है। सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं और सब जानते हैं। डेब्ट जो लगातार 5 क्वार्टर से गिरा है, नवीनतम क्वार्टरली रिपोर्ट में केवल $25 मिलियन बढ़ा। इन्वेंट्री सेल्स ग्रोथ की रेट से दुगनी रेट बढ़ रही है। इन्वेंट्री सेल्स ग्रोथ की रेट से दुगनी रेट से बढ़ रही है। इनकम की संभावना के रिलेटिव पी को बढ़ाया जाता है। कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्गर डिवीजन अपने प्रोडक्शन का 50% एक प्रमुख कस्टमर को बेचता है और वो अग्रणी कस्टमर अपनी सेल्स में मंदी से पीड़ित है। एसेट प्ले कब बेचना है? जब तक कंपनी कर्ज में डूबी नहीं है, इस प्रकार एसेट के वैल्यू को कम कर रही है, तब तक आप रुकना चाहेंगे। हालांकि शेयर वास्तविक मार्केट वैल्यू पर डिस्काउंट पर बेचते हैं। मैनेजमेंट ने घोषणा की है कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को फाइनेंस करने में मदद करने के लिए 10% अधिक शेयर जारी करेगा। जिस डिवीजन को $20 मिलियन में बेचे जाने की उम्मीद थी, वो वास्तविक सेल्स में केवल $12 मिलियन लाता है। कॉर्पोरेट टैक्स के रेट में कमी से कंपनी के टैक्स नुकसान को आगे ले जाने की वैल्यू काफी कम हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप 5 साल पहले 25% से बढ़कर आज 60% हो गई है। बोस्टन के कई फंड समूह प्रमुख खरीदार हैं। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे
12 सबसे अजीब और सबसे खतरनाक चीजें जो लोग स्टॉक की कीमतों के बारे में कहते हैं। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक की कीमतों के बारे में जो लोग 12 मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं उन्हें आपको अपने दिमाग से खारिज कर देना चाहिए। वे 12 बातें कौन सी हैं? चीजें जो लोग स्टॉक की कीमतों के बारे में कहते हैं। पीटर लिंच का मानना है यह हमेशा भोर होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। यह मानने की एक बहुत ही जनरल मानवीय प्रवृत्ति है कि जो चीजें थोड़ी खराब हो गई हैं वे और भी खराब नहीं हो सकती। 12 सबसे अजीब और सबसे खतरनाक चीजें जो लोग स्टॉक की कीमतों के बारे में कहते हैं। स्टॉक की कीमतों के बारे में जो 12 मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं उन्हें आपको अपने दिमाग से खारिज कर देना चाहिए। पहली, यदि ये पहले से ही इतना नीचे चला गया है तो ये बहुत नीचे नहीं जा सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको बताता है कि सैद्धांतिक रूप से स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। दूसरी, आप हमेशा बता सकते हैं कि स्टॉक का बॉटम कब हिट होता है। गिरते स्टॉक पर बॉटम को पकड़ने की कोशिश करना गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। तीसरी, अगर यह पहले से ही इतना अधिक हो गया है तो यह संभवतः और कैसे बढ़ सकता है। अगर स्टोरी अभी भी अच्छी है तो अर्निंग में सुधार जारी है और बेसिक बातों में कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत अधिक ऊपर नहीं जा सकता एक टेरिबल रीजन है एक स्टॉक को इग्नोर करने का। चौथी, यह केवल $3 प्रति शेयर है। मैं क्या खो सकता हूं, चाहे किसी शेयर की कीमत $50 प्रति शेयर हो या $1 प्रति शेयर। अगर ये शून्य हो जाता है तो भी आप सब कुछ खो देते हैं। पांचवी, आखिरकार वे हमेशा वापस आ जाते हैं। ऐसे स्टॉक की कोई कमी नहीं है जो कभी वापस नहीं आए। छठी बात, जब ये $10 पर वापस आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। अपने आप को याद दिलाएं कि जब तक आप कंपनी में अधिक शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं हैं तो आपको तुरंत बेचना चाहिए। सातवीं, मुझे क्या चिंता है, रूढ़िवादी शेयरों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। कंपनियां गतिशील होती हैं और संभावनाएं बदलती हैं। बस ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसके आप ओनर्स हो सकते हैं, जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं। आठवीं, कुछ भी होने में बहुत समय लग रहा है। अगर कंपनी के साथ सब ठीक है और कुछ भी आपको पहली बार आकर्षित करता है वो नहीं बदला तो देर सवेर आपके पेशेंस को रिवॉर्ड मिल जाएगा। नौवीं, मेरे द्वारा खोए गए सभी पैसों को देखें, मैंने इसे नहीं खरीदा। एक सफल स्टॉक के ओनर्स न होने से आप कुछ भी नहीं खोते, भले ही वो 10 बैगर हो। 10वीं, मुझे वो याद आ गया, मैं अगले को पकड़ लूंगा। कोई अगला होम डिपो नहीं है, कोई अगला अमेज़न नहीं है, कोई अगला कॉस्को नहीं है। 11वीं, स्टॉक बढ़ गया है इसलिए मुझे सही होना चाहिए, या स्टॉक नीचे चला गया है इसलिए मुझे गलत होना चाहिए। कीमतों को संभावनाओं के साथ कंफ्यूज ना करें जब तक कि आप एक शॉर्ट टर्म व्यापारी नहीं हैं जो शॉर्ट टर्म में 20% प्रॉफिट की तलाश में है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑप्शन, फ्यूचर और शॉर्ट्स के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब तक आप एक प्रोफेशनल व्यापारी नहीं हैं तब तक दाव जीतना लगभग असंभव है। 80 से 90% अमेचर प्लेयर्स हार जाते हैं। ऑप्शन, फ्यूचर और शॉर्ट्स। पीटर लिंच का मानना है बहु अरब डॉलर का वायदा और ऑप्शंस मार्केट में क्रिएटिव उपयोग में थोड़ा सा पैसा नहीं लगाया जाता है। ये दलालों और मुट्ठी भर विनर्स द्वारा खरीदी गई कारों, विमानों और घरों को छोड़कर कुछ भी वित्त नहीं करता है। हम यहां जो देख रहे हैं वो अनजान से सावधान के लिए एक विशाल ट्रांसफर है। ऑप्शन, फ्यूचर और शॉर्ट्स। जब तक आप एक प्रोफेशनल व्यापारी नहीं हैं तब तक दाव जीतना लगभग असंभव है। 80 से 90% अमेचर प्लेयर्स हार जाते हैं। फ्यूचर्स किसानों के लिए अपने गेहूं की कीमतों को लॉक करने के लिए एक ग्रेट उद्देश्य प्रदान करता है जिसे वे फ्यूचर में बेच सकते हैं। ये एयरलाइनों के लिए फ्यूचर में तेल की कीमत को लॉक करने के उद्देश्य से काम कर सकता है, लेकिन ये लोगों के लिए रिस्क भरा बिजनेस है
जो जुए के खेल में लिप्त हैं। बड़े पोटेंशियल रिटर्न कई लोगों के लिए आकर्षक हैं, जो धीरे धीरे अमीर होने से असंतुष्ट हैं। यदि आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो ये आपको फ्यूचर में सहमत कीमत पर खरीदने या बेचने का ऑप्शन देता है, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एक व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए तब मिलता है जब दूसरा व्यक्ति वो पैसा खोता है। संक्षेप में, ये एक शून्य राशि का खेल है। इसका किसी कंपनी के शेयर के ओनर्स होने से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्टिंग स्टॉक का अर्थ है किसी ओनर से स्टॉक उधार लेना, ऊंची कीमत पर बेचना और कीमत कम होने की प्रतीक्षा करना, ताकि आप ओनर के पास वापस जाने और अंतर रखने के लिए एक रिप्लेसमेंट खरीद सकें। शॉर्टिंग की कमियां। ओनर्स को सभी डिविडेंड्स मिलते हैं। जब तक आप शेयरों को ओनर्स को वापस पे नहीं कर देते और लेन देन बंद नहीं कर देते, तब तक आप स्टॉक को जमा करने से हासिल इनकम को खर्च नहीं कर सकते। शॉर्ट स्टॉक के वैल्यू को कवर करने के लिए आपको अपने ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखने की जरूरत है। आप आश्वस्त हैं कि कंपनी खराब पोजीशन में है, लेकिन इन्वेस्टर शायद ये ना सोचें। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे 50,000 फ्रांसीसी गलत हो सकते हैं के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट प्रमुख समाचारों और घटनाओं पर असमान रूप से प्रतिक्रिया करता है, जो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पर स्टॉक खरीदने का अवसर प्रदान कर सकता है। 50,000 फ्रांसीसी गलत हो सकते हैं। पीटर लिंच का मानना है मार्केट इंडिविजुअल शेयरों की तरह शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल के विपरीत डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। 50,000 फ्रांसीसी गलत हो सकते हैं। मार्केट प्रमुख समाचारों और घटनाओं पर असमान रूप से प्रतिक्रिया करता है, जो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पर स्टॉक खरीदने का अवसर प्रदान कर सकता है। क्यूबा के मिसाइल संकट और रूसी जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी के दौरान अमेरिका को परमाणु युद्ध की तत्काल संभावना का सामना करना पड़ा। उस दिन शेयर मार्केट 3% से भी कम गिर गया। 7 महीने बाद जब प्रेसिडेंट कैनेडी ने यूएस स्टील को फटकार लगाई और इंडस्ट्री को वैल्यू वापस लेने के लिए मजबूर किया, तो मार्केट में 7% से अधिक की गिरावट आई। लगभग हर दिन आप कुछ नया सुनेंगे और तथाकथित गुरु आपको उनकी राय और तर्क खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। कोर्स में बने रहना जरूरी है। कंपनी पर ध्यान केंद्रित करें, जानें कि आपको क्या खरीदना चाहिए, अपने तर्क और निर्णय पर भरोसा करें और अपने पेशेंस को रिवॉर्ड करें। यदि आप इस अंतिम सेक्शन से कुछ भी अपने साथ ले जाते हैं तो निम्नलिखित को याद रखें। अगले महीने, साल या 3 साल में कभी मार्केट में तेजी से गिरावट आएगी। मार्केट में गिरावट अपनी पसंद की कंपनियों के शेयर खरीदने के बेहतरीन अवसर हैं। करेक्शंस, वॉल स्ट्रीट की परिभाषा बहुत नीचे जाने की बकाया कंपनियों को कीमतों में मोल भाव करने के लिए प्रेरित करती है। 1 साल या 2 साल में मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान लगाने की कोशिश करना असंभव है। आगे आने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर समय सही हों या अधिकतर समय भी। सबसे बड़े विनर मेरे लिए आश्चर्य हैं और टेकओवर तो और भी आश्चर्यजनक है। बड़े नतीजे आने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। विभिन्न कैटेगरीज के शेयरों में अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं। आप स्टॉलवर्ट्स में 20-30% प्रॉफिट की एक चेन को जोड़कर पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक की कीमतें अक्सर फंडामेंटल से विपरीत दिशाओं में चलती हैं, लेकिन लंबे पीरियड में मुनाफे की डायरेक्शन और स्थिरता बनी रहेगी। सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वो और भी बुरा नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिए कि कीमत बढ़ जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हैं। सिर्फ इसलिए कि कीमत कम हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। भारी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप वाले और वॉल स्ट्रीट कवरेज के बहुत से स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है और अधिक कीमत वाले, वे आराम या गिरावट के कारण हैं। साधारण संभावनाओं वाली कंपनियों को सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि स्टॉक सस्ता है, हारने वाली तकनीक है। एक एक्सीलेंट तेजी से ग्रोअर्स को बेचना क्योंकि इसका स्टॉक थोड़ा अधिक लगता है, एक खोने वाली तकनीक है।
कंपनियां बिना किसी कारण के ग्रोथ नहीं करती, ना ही फास्ट ग्रोअर्स हमेशा के लिए ऐसे ही रहते हैं। एक सफल स्टॉक के ओनर ना होने से आप कुछ भी नहीं खोते हैं, भले ही वो 10 बैगर ही क्यों ना हो। एक स्टॉक नहीं जानता है कि आप इसके ओनर हैं। एक विनर के साथ इतना अटैच्ड ना हो कि कंप्लेसेंसी आ जाए। आप स्टोरी की निगरानी करना बंद कर दें। यदि कोई स्टॉक शून्य हो जाता है तो आप उतना ही पैसा खो देते हैं, चाहे आपने उसे $50, $25, $5 या $2 पर खरीदा हो, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था। बेसिक बातों के आधार पर सावधानी पूर्वक छटाई और रोटेशन करके आप अपने परिणामों में सुधार कर सकते हैं। जब स्टॉक वास्तविकता के अनुरूप ना हो और बेहतर ऑप्शंस मौजूद हों तो उन्हें बेच दें और किसी और चीज में स्विच करें। जब फेवरेबल कार्ड सामने आए तो अपनी बैट में जोड़ें और फिर वाइस वर्सा करें। फूलों को बाहर निकालने और खरपतवारों को पानी देने से आप परिणामों में सुधार नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं लगता कि आप मार्केट को मात दे सकते हैं तो एक म्यूचुअल फंड खरीदें और अपने आप का बहुत सारा अतिरिक्त काम और पैसे बचाएं। चिंता करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। नए विचारों के प्रति दिमाग खुला रखें। आपको सभी लड़कियों को चूमना नहीं है। मैंने 10 बैगर्स के अपने हिस्से को खो दिया है और इसने मुझे मार्केट को मात देने से नहीं रोका है।